कभी ना कभी आपने अपने आस पड़ोस में किसी न किसी पागल व्यक्ति पुरुष महिला को देखा होगा। उसी के साथ साथ कभी ना कभी आपने जीवन में मानसिक रूप से विक्षिप्त जो लोग हैं वो देखे हैं। किसी न किसी कारणवश वो जो है अकेले में बात करते हैं, यहाँ वहाँ इशारे करते हैं, चुपचाप बैठे रह जाते हैं। वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जो हम पढ़ने वाले हैं आज जिस चीज के बारे में उससे ग्रसित होते हैं। आपने ठीक समझा, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में मनोवैज्ञानिक विकार, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद जो बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा और आप जीवन में कभी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को लेके कभी भी तकलीफ में नहीं रहेंगे और ना ही दूसरों को रहने देंगे। और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको आप और मजबूत करके जाएंगे और जीवन में आपके कभी भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, मनोवैज्ञानिक विकारों से संबंधित अगर आपका सवाल आता है तो आप उसको बड़े ही आसानी से सही मार्क कर पाएंगे। केवल आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है बार बार। सीधे चलते हैं कहां पर, हमारे पास जो बेसिक स्ट्रक्चर है, सीधे चलते हैं हमारी एनसीईआरटी के ऊपर। और अभी आपको देखिए समझ में आएगा कि किस प्रकार से आपकी एनसीईआरटी में कितनी सारी चीजें छुपी हुई हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। आप देख रहे हैं साइको प्रोफेसर, स्वागत है आप सभी का। स्टार्ट करते हैं और एनसीईआरटी का एक एक शब्द, एक एक चीज कितना मीनिंग रखता है वो आपको समझ में आएगा। केवल आपने क्या करना है, इसको प्रॉपरली रिवाइज करना है। हम करने वाले हैं आज यहाँ पर हमारी यूनिट नंबर 9 यानी कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं, पीजीटी या टीचर एग्जाम या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए अगर आपने ये वाला लेक्चर लगाया हुआ है तो दिक्कत आपको नहीं आएगी। ओके, तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आई होप आप अपने सामने अपनी पीडीएफ में या फिर आप जो है एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास जो बुक है उसमें आप मार्क करते जाएंगे, नोट करते जाएंगे इन सभी चीजों को। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हम करने वाले हैं आज हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 4। इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं, देखिए लिखा हुआ है आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर यू वुड बी एबल टू, यानी कि ये पार्ट पढ़ने के बाद आपको क्या समझ में आएगा, अंडरस्टैंड द बेसिक इश्यूज। ठीक है, आपको समझ में ये आएगा बेसिक इश्यूज क्या है एबनॉर्मल बिहेवियर के। ठीक है, और जो क्राइटेरिया है यूज टू आइडेंटिफाई सच बिहेवियर, यानी कि ऐसे कौन कौन से व्यवहार हैं जिसके बाद हम कह सकते हैं कि कोई संबंधित व्यक्ति जो है वो कैसा बिहेव कर रहा है, वो एक प्रकार से एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर के क्या है, कुछ कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया भी दिए हुए हैं, उनको भी हम देखने वाले हैं। उसी के साथ साथ नंबर सेकंड पे चीज है अप्रिशिएट द फैक्टर्स विच कॉज एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि जो हमारा एबनॉर्मल बिहेवियर होता है, यानी कि हमारा ऐसा व्यवहार जो सामान्य से जो असामान्य व्यवहार हमारा है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये क्या करते हैं, जो इस प्रकार से एबनॉर्मल बिहेवियर को यानी कि असामान्य या असामान्य व्यवहार को कॉज करते हैं। उसी के साथ साथ अलग अलग मॉडल भी हैं, डिफरेंट मॉडल्स है एबनॉर्मल बिहेवियर के। और उसी के साथ साथ हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में जो मेजर है और जहां से आपके मैक्सिमम 80 टू 90% सवाल बनते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आज आपकी ये चार चीजें तो क्लियर होने वाली हैं। उसके बाद देखते हैं आगे, आपको दिया है इंट्रोडक्शन, पहले आप जानेंगे उसके बारे में क्या है। उसी के साथ साथ कंसेप्ट्स ऑफ एबनॉर्मलिटी, यानी कि असामान्य व्यवहार के कौन से कंसेप्ट हैं, कौन से संप्रत्यय हैं, और उसी के साथ साथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं उनके बारे में क्या बातें हो रही हैं। ठीक है, यानी कि हम सब पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। उसके बाद अगला जो चरण आने वाला है वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि अलग अलग डिसऑर्डर्स को हमने कैसे क्लासिफाई किया हुआ है, क्या उसके पीछे की वजह है, उसके बारे में। देन उसके बाद हमारे पास आता है फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर, यानी कि असामान्य व्यवहार में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, और फिर आपके मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब उसमें देखिए सामने आपकी लिस्ट लगी हुई है। जब भी आप एग्जाम में जाएं, एग्जाम देने से पूर्व किसी भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, ये सारे के सारे आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए, बनने चाहिए। और इनके बीच कौन कौन से छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस है उनके बारे में भी आपको अच्छा खासा आइडिया, उसके बारे में अच्छा खासा कंसेप्ट जो है आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले देखिए आपके स्क्रीन के सम्मुख यहाँ क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है यहाँ पर एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। देन उसके बाद आपके पास है ओसीडी और संबंधित विकार। फिर आपके पास है ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। फिर आपके पास है सोमैटिक सिम्टम, डिसोसिएटिव, डिप्रेसिव, बाइपोलर, स्किजोफ्रेनिया मोस्ट आईएमपी, स्किजोफ्रेनिया मोस्ट आईएमपी, साइकोटिक मोस्ट आईएमपी। फिर आपके पास यहाँ पर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में कौन कौन से आते हैं, यानी कि आपके न्यूरॉन और उन सब चीजों में किस प्रकार से क्षति होती है, क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपके सामने आता है यहाँ पर डिसरप्टिव इंपल्स कंट्रोल या फिर कंडक्ट के डिसऑर्डर। फिर आपके सामने आता है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर। एंड देन उसके बाद आपके सामने आता है आपका सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, उसी के साथ साथ आपके पास ये तीन बॉक्स है 4.1, 4.2, 4.3, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉमनली अब्यूज्ड सब्सटेंसेस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो हम क्या करते हैं, अब्यूज करते हैं काफी ज्यादा। कई लोग जो है चाय कॉफी इसको भी अब्यूज करते हैं, उनके बारे में भी आपको जो है ध्यान ध्यान रखना है।
ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा सिंपल आम भाषा में बेसिक रूप से पढ़ेंगे, बिल्कुल सरल भाषा 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 नहीं भाषा में, और उसके साथ साथ बिल्कुल एकदम इजी लैंग्वेज में इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। यू मस्ट हैव कम अक्रॉस पीपल हु आर अनहैप्पी, ट्रबल्ड एंड डिससेटिस्फाइड, यानी कि आपने हमारे आस पड़ोस में ऐसे लोगों को देखा है जो खुश नहीं है, ट्रबल है, दिक्कत में है, और डिससेटिस्फाइड है, खुद से नाखुश है। ठीक है, एग्जाम नहीं निकल रहा है, शादी नहीं हो रही है, बच्चा नहीं हो रहा है, या फिर घर वाले मान नहीं रहे हैं, इस प्रकार की चीजें जो हो रही हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं कहीं ना कहीं। देयर माइंड्स एंड हार्ट्स आर फिल्ड विद सॉरो, यानी कि उनका जो मन और मस्तिष्क और जो दिमाग है, सब चीजें वो किससे भरी हुई हैं? सौरों से भरी हुई हैं। इससे कोई मतलब नहीं है आपको इसका मतलब आता है या नहीं, लेकिन सौरो ध्यान रखना है, बुरी चीज है। अनरेस्ट है, ठीक है, और टेंशन में जीवन कटा हुआ है। ठीक है, जीवन कैसे जा रहा है? टेंशन में जा रहा है, बहुत ही चिंता में है। एंड दे फील, एंड उनको ऐसा महसूस होता है, इस व्यक्ति को ऐसा महसूस हो रहा है कि दैट दे आर अनेबल टू मूव अहेड इन देयर लाइफ्स, यानी कि मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। ठीक है, दे फील लाइफ इज अ पेनफुल, अब जो है जीवन में बहुत संघर्ष है, अब बहुत दर्द है, अब मुझे इसके आगे नहीं जीना। अपहिल स्ट्रगल, समटाइम्स नॉट वर्थ लिविंग, कभी कभी आत्महत्या के ख्याल आते हैं। ठीक है, सुसाइडल थॉट्स वगैरह आते हैं। वो सब भी क्यों हो रहा है? क्योंकि लग रहा है जीवन में बहुत ज्यादा टेंशन है। मैं 25 साल का हो गया हो गई हूँ, 30 साल का हो गया हूँ, 40 साल का हो गई हूँ, 50 साल का हो गई हूँ, फिर भी क्या है? लाइफ में कष्ट है। ठीक है, घर वाले टेंशन दे रहे हैं, पड़ोसी टेंशन दे रहा है, ठीक है, और आप अन्य प्रकार की चीजें आपके जीवन में हो रही हैं, और जो क्या लगती है आपको फिर कि मेरा जीवन जीना कोई अर्थहीन है, या मेरे जीवन जीने का कोई भी यहाँ पर मकसद नहीं है। ठीक है, अभी तक हमने केवल इतना ही समझा है। उसके बाद फेमस एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट, देखिए यहीं पर बात छुपी हुई है। कार्ल जंग या कार्ल युंग, जो भी आप कहना चाहें, उनके बारे में जब भी बात करेंगे तो वो किस प्रकार के एक साइकोलॉजिस्ट थे? वो थे आपके पास सामने यहाँ पर एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अगर सवाल आपके सामने फेंका जाएगा कि इनमें से एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट कौन सा है, 4-5 नाम होंगे, तो वहां पर आप किसको मार्क करेंगे? आप वहां पर मार्क करेंगे कार्ल युंग को। ठीक है, हैज क्वाइट रिमार्केबली सेड, उन्होंने कार्ल जंग ने क्या कहा है, कार्ल युंग ने क्या कहा है, वो देखिए। हाउ कैन आई बी सब्सटेंशियल विदाउट कास्टिंग अ शेडो, यानी कि यहां पर वो क्या कहना चाह रहे हैं? यहां पर वो ये कह रहे हैं कि कैसे मैं, फेमस साइकोलॉजिकल सॉरी एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि कैसे मैं, हाउ कैन आई बी सब्सटेंशियल, मैं एक बड़ा आकृति वाला या एक बड़ा इंसान कैसे बन सकता हूं विदाउट कास्टिंग अ शेडो, यानी कि अगर मेरी आकृति या मेरी इमेज इतनी बड़ी है तो इसका ये मतलब है कहीं से भी लाइट आएगी तो क्या होगा? मेरी यहाँ पर शेडो जरूर पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी इंसान की शेडो जरूर पड़ेगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसा ही यहाँ पर इन्होंने भी कहा है। ठीक है, आई मस्ट हैव अ डार्क साइड टू, यानी कि अगर मेरे पास कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स है तो मेरे पास क्या होंगे? कुछ यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चीजें भी होंगी। ठीक है, मेरा भी एक जो है डार्क साइड होगा। इफ आई एम टू बी होल, यदि मुझे पूर्ण होना है, एंड बाय बिकमिंग कॉन्शियस ऑफ माई शेडो आई रिमेंबर दैट आई एम अ ह्यूमन बीइंग लाइक एनी अदर। ठीक है, तो ऐसा कहा है किसने? कार्ल युंग ने कहा है, जो कि कौन है? जो कि आपके एक एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट है, कि यदि आप एक व्यक्ति हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है आपकी शेडो गिरेगी, जैसे ही आपके ऊपर लाइट पड़ेगी आपके पीछे यहाँ पर आपकी परछाई पड़ने वाली है। ठीक है, बिना परछाई के ह्यूमन का अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से बोल रहे हैं, हर किसी ना किसी का क्या होता है? एक डार्क साइड भी होता है। अगर मुझे पूर्ण होना है तो उसके लिए मुझे शेडो को वहां पर कास्ट करना जरूरी होगा। ठीक है, मैं भी एक जो है एक बाकी लोगों की तरह मैं भी एक आम इंसान हूं, एक आम ह्यूमन बीइंग हूं। ओके, उसके बाद एट टाइम्स सम ऑफ यू मे हैव फेल्ट नर्वस बिफोर एन इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन, एग्जाम से पूर्व आपको क्या होता है? आपको नर्वस लगता है। इसका मतलब आपके साथ अगर एग्जाम में 20,000 लोग बैठे हैं या 10 लाख लोग बैठे हैं, हर किसी को सेम फीलिंग होती है। टेंस एंड कंसर्न अबाउट योर फ्यूचर कैरियर और एंशियस व्हेन समवन क्लोज टू यू वाज अनवेल। ठीक है, इन सब केसेस में क्या होता है? सभी को कभी ना कभी ये फेस करना पड़ता है। ऑल ऑफ अस फेस मेजर प्रॉब्लम्स एट सम पॉइंट ऑफ अवर लाइफ। हाउएवर, लेकिन सम पीपल हैव एन एक्सट्रीम रिएक्शन टू द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं? एकदम लार्जर देन लाइफ निकल जाते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा उस चीजों को बढ़ा चढ़ा के, राई का पहाड़ जिसको आप कहते हैं, ठीक है, ऐसा कर देते हैं, एक्सट्रीम रिएक्शन देते हैं उस चीज को। मतलब मान के चलिए ये एक ट्रे है और ट्रे में क्या लाए जा रहे हैं? ट्रे में यहाँ पे एक कप लाई जा रही है, और कप क्या होती है? एकदम से यहाँ गिर जाती है। कुछ लोग क्या है? नॉर्मल बिहेव करेंगे, ठीक है चलो कप गिर गया कोई बात नहीं। कुछ लोग एकदम ऐसे पागल हो जाएंगे कि अरे तुमने कप कैसे गिरा दी, और इस प्रकार की चीजें वहां पर वो करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि मुख्य बात पे आपको जो ध्यान देना है वो क्या है? वो है आपका एक्सट्रीम रिएक्शन, ठीक है, टू द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेसेस ऑफ लाइफ। अब वो नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, या फिर नौकरी नहीं लग रही है, या फिर सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, या फिर प्राइवेट नौकरी नहीं लग रही है, या फिर एक्सेट्रा कुछ नहीं हो रहा है, उस सब में क्या है? एक्सट्रीम रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं अपने जीवन के दुखों को, प्रॉब्लम्स को। और वही चीज जो है इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज रॉन्ग, क्या गलत वहां पर होना स्टार्ट होता है, जहां पर क्या हो रहा है? पीपल डेवलप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द कॉजेस, उसके पीछे क्या वजह है,
कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर कॉज होता है और उसके पीछे कौन कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अभी हमने केवल उसका इंट्रोडक्शन देखा है, स्टार्टिंग की है। अब हम चलते हैं डिटेल के अंदर और ये चैप्टर जो है हमसे क्या क्या बात करना चाहता है। आगे देखिए यहाँ बोल रहे हैं, अब यहाँ पे देखिए उतना कुछ काम का है नहीं आपके, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए एक सिंगल लाइन, when the behavior cannot be modified according to the needs of the situation it is said to be maladaptive। ठीक है, यानी कि जब आप किसी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप वहां बिहेव नहीं कर पाए उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आपका मेल अडेप्टिव। ठीक है, ओके। और जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी है, कितनी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, डेफिनेशन यहां पर दी हुई है, कहीं भी शायद आपको चैप्टर में नहीं मिलेगी। ठीक है, एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी असामान्य मनोविज्ञान जो है हमारे पास क्या है, इज द एरिया विद इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के अंदर एक एरिया है जो किस पे फोकस है, फोकस्ड ऑन मेल एडेप्टिव बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर जो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे के कॉजेस क्या है, क्या कारण है, कंसेक्वेंसेस क्या है, क्या होगा और उसको ट्रीट हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछेगा एबनॉर्मल साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या होता है, तो साइकोलॉजी के अंदर का एक वो एरिया है जो फोकस है किसके ऊपर, कंप्लीटली वो फोकस है आपके मेल एडेप्टिव बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, और मेल एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, उसके पीछे कौन कौन से कारण हैं, क्या क्या वजह है, कंसेक्वेंसेस है और कौन कौन से उसके पीछे हमारे पास ट्रीटमेंट उपलब्ध है। ठीक है, ओके। पहले हम समझते हैं यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मेलिटी एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब ये हमको क्या बोल रहा है, ऑल्दो मेनी डेफिनेशंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी हैव बीन यूज्ड ओवर द ईयर्स नन हैज वन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। आज तक हमने किसी के ऊपर भी ऐसा सार्वजनिक रूप से सहमति नहीं प्रदान की है। स्टिल मोस्ट डेफिनेशंस हैव सर्टेन कॉमन फीचर्स। फिर भी हमारे पास कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनमें चार रूप से प्रमुख चीजें निकल के आती है जिनको हम बोलते हैं 4Ds। ठीक है, अब ये 4Ds कौन कौन से हैं ध्यान दीजिएगा, डिविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर। ठीक है, डे डी डाई डा। ठीक है, तो ऐसे भी इसको आप याद रख सकते हैं, डे डी डाई डा, डेविएंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर। अब ये क्या क्या काम करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, ओके। दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर डिविएंट। ठीक है, डिविएंट रहते हैं यहाँ पर ये, यानी कि अलग है, डिफरेंट है, एक्सट्रीम है, बहुत ही हद से ज्यादा हो जाते हैं, अनयूजुअल है, कब आ जाएगा पता नहीं, और इवन बिजार भी होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए डिस्ट्रेसिंग रहता है, जिसको ये कंडक्ट हो रहा है या जो इसको महसूस कर रहा है उसके लिए क्या होता है, डिस्ट्रेसिंग, अनप्लीजेंट एंड अपसेटिंग टू द पर्सन एंड टू अदर्स। ठीक है, आप देखिए आप जब स्टेज के ऊपर बोलने के लिए जाते हैं, आपको बुलाया जाता है कि स्टेज पे आके आप 2 शब्द बोलिए, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कॉमन है। लेकिन डिस्ट्रेसिंग का मतलब क्या है, वो यही है यहाँ पर कि वो अनप्लीजेंट मोमेंट हो जाता है, आपको नहीं चाहते हैं माइक पर जाकर आप बोलना, लेकिन फिर भी आपको पुश किया जा रहा है, तो क्या होता है, डिस्ट्रेसिंग। अब सोचिए यहाँ पे स्टेज है और कभी अगर आप गए हो, आपको बुलाया हो पब्लिक में से उठाकर, तो आप यहां से जब यहां तक जाएंगे तो ऐसा लगता है दुनिया से आप भाग जाएं। ठीक है, वो वाली सिचुएशन के अंदर आप ऐसा यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, ओके। अगला जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या है, वो है आपके पास यहाँ पर डिसफंक्शनल। ठीक है, यानी कि इंटरफेयरिंग विद द पर्सन्स एबिलिटी टू कैरी आउट डेली एक्टिविटीज। अब यहाँ पर क्या होता है डिसफंक्शन के अंदर, कि जो व्यक्ति है वो क्या होता है, डे टू डे लाइफ के जो काम है वो यहाँ पर नहीं कर पाता है। ठीक है, मतलब मान के चलिए यहाँ पे कोई एक लड़का लड़की है, वो यहाँ से जा रहा है और यहाँ पे 4 लोग खड़े होकर उसके बारे में बात करते हैं उटपटांग तरीके से, तो क्या होगा, एक दिन 2 दिन, फिर तीसरे दिन से क्या होगा, चौथे दिन से क्या होगा, ये जो है ये वाले रूट से जाना यहाँ पर अवॉइड करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उससे क्या होगा, डिसफंक्शन हो रहा है और उसकी जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है, यहां से जा रहा है वो मिल्क लेने के लिए या फिर कॉफी लेने के लिए, आपके शॉप में जा रहा है कुछ भी लेने के लिए, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए डिसफंक्शनल यहाँ पर हो जाएगा, वो प्रॉपर तरीके से अपनी जो डेली एक्टिविटी है उसको यहाँ पर काम में नहीं जा पाएगा प्रॉपरली वो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डिसफंक्शनल का भी इस्तेमाल किया गया है। एंड पॉसिबली डेंजरस टू द पर्सन और टू द अदर्स, और कई बार ऐसा होगा कि वो जो है दूसरों के लिए भी खतरा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमने बात की 4 डीज के बारे में, कौन कौन सी है वो है डिविएंस। ठीक है, फिर आपके सामने है डिस्ट्रेस, फिर आपके सामने है डिसफंक्शन और फिर आपके सामने है डेंजर। इन 4 को आप नोट कर लेंगे, काफी ज्यादा आईएमपी है। ठीक है, लेकिन अभी तो केवल कहानी की शुरुआत हो रही है। दिस डेफिनेशन इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम विच वी कैन एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी सिंस द वर्ड एबनॉर्मल लिटरली मींस अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे असामान्य या अपसामान्य का मतलब क्या है, जो सामान्य नहीं है। ठीक है, इट इंप्लाइज डेविएशन फ्रॉम सम क्लियरली डिफाइंड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स। अब ये देखिए जो नॉर्म्स और स्टैंडर्ड है, इसके पहले आपने कहाँ पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं कहाँ पर, हम पढ़ते हैं इसको टेस्टिंग के अंदर। जब हम देखते हैं परीक्षण बनाए जाते हैं अलग अलग प्रकार के, तो वहीं पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, नॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर का इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज आपके आम जीवन के अंदर भी होती है। ठीक है, अगर आप मान के चलिए किसी भी आप जो है पब्लिक इवेंट पे जा रहे हैं, तो क्या ये लगाया जाता है अंदाजा कि अगर पुरुष है तो वो जीन्स या पैंट पहन के, और अगर वो महिला है
तो क्या है वहां पर साड़ी या कुर्ता है जो भी चीजें हैं वो यहाँ पर पहन के वो निकलेंगे अगर किसी पब्लिक इवेंट में जा रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन वहीं पर क्या होता है, मान के चलिए 100 लोग गए हुए हैं, 100 लोग में सबने ये सब पहना हुआ है, लेकिन एक व्यक्ति ने क्या किया हुआ है, वहां पे जाके जो क्रोकोडाइल होता है उसकी खाल पहन के वो आ गया है, ठीक है। तो खैर वो एंटरटेनमेंट के लिए आया है, वो अलग बात है, लेकिन क्या है, ये एक आपका एब नॉर्मल बिहेवियर है, ठीक है। सामान्य व्यवहार क्या होना चाहिए था कि आप वहां पर सूट पैंट पहन के जाएंगे या फिर आम जीवन के जो कपड़े होते हैं उनको पहनकर जाएंगे। लेकिन आप कई बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति नग्न चला जाता है, इस प्रकार की चीजें भी होती है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर आपका एब नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन इंटरेस्टिंगली मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में हमारे पास ऐसा कोई भी आइडियल मॉडल नहीं है कि आपको कुर्ता पैजामा ही पहनना है या फिर सूट बूट ही पहनना है या फिर जूता ही पहनना है। कोई भी हमारे पास जो है आइडियल मॉडल यहाँ पर नहीं है, और ना ही हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल मॉडल भी है ह्यूमन बिहेवियर का, जिससे हम क्या कर पाए, जिससे हम यहाँ पर कुछ चीजों को कंपेयर कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे वेरियस अप्रोचेस हैव बीन यूज्ड इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर्स, ठीक है। हमने इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए, हमने इसको अलग अलग करने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया है, और उन अप्रोचों में से, उन उपागमों में से हमारे पास क्या निकल के आई हैं, दो चीजें यहाँ पर, टू बेसिक एंड कंफ्लिक्टिंग व्यूज हमारे पास जो निकल के आए हैं वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। द फर्स्ट अप्रोच व्यूज एबनॉर्मल बिहेवियर एज अ डिविएशन फ्रॉम सोशल नॉर्म्स। जब आप क्या होंगे, जब आप समाज ने जो नॉर्म स्थापित किए हैं उनसे जब आप दूर जाएंगे तो क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे यहाँ पर आपका डिविएंस आपका यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। Many psychologists have stated that abnormal is simply a label that is given to a behavior which is deviant from social expectations, ठीक है। यानी कि सोसाइटी जो एक्सपेक्ट कर रही है वही अगर हम करेंगे तो ठीक है, एल्स क्या हो जाएगा, एल्स आपका जो बिहेवियर है वो एब नॉर्मल हो जाएगा। यानी कि अगर महिला है तो वो पुरुष से ही शादी करेगी और पुरुष है तो वो महिला से ही शादी करेगा, ये जो है सोशल एक्सपेक्टेशन है। लेकिन आज वो चीजें चल के आ रही हैं, प्राइड और वो सब चीजें, वहां पर क्या हो रहा है, महिला महिला से कर रही है, पुरुष पुरुष से कर रहा है, ठीक है। तो इसको कुछ समय पहले आप देखेंगे तो क्या बोलते थे, इसको एब नॉर्मल बिहेवियर, लेकिन धीरे धीरे जो है सामान्य जो सोशल नॉर्म्स के तहत ये आते जा रहा है, ठीक है। ओके, एब नॉर्मल बिहेवियर, ये हम बात कर रहे हैं पहली अप्रोच के बारे में, ठीक है। पहली अप्रोच जो एब नॉर्मल बिहेवियर को कैसे देखती है, जो डिविएट कर रहा है कहां से, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से। थॉट्स एंड इमोशंस आर दोज दैट डिफर मार्कली फ्रॉम अ सोसाइटीज आइडियाज ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग, ठीक है। प्रॉपर फंक्शनिंग से जो बाहर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्लूड करेंगे एज अ एब नॉर्मल बिहेवियर। ईच सोसाइटी हैज नॉर्म्स, प्रत्येक सोसाइटी के क्या होते हैं, हमारे पास यहाँ पर नॉर्म्स होते हैं, विच आर स्टेटेड और अनस्टेटेड रूल्स फॉर प्रॉपर कंडक्ट। किस प्रकार से व्यवहार करना है, अगर हम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहे हैं तो किस प्रकार की पोशाक होनी चाहिए, और उससे कोई विपरीत अगर जाता है, उससे कोई डिफरेंट अगर जाता है तो वहां पर हम क्या समझेंगे कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर पागल हो सकता है, या फिर इसका जो दिमाग है ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया के दौर पे सब चीजें चल रही हैं यहाँ पर, खैर उस बात पे नहीं जाएंगे। बिहेवियर्स ऐसे व्यवहार, थॉट्स ऐसे विचार, एंड इमोशंस दैट ब्रेक सोसाइटल नॉर्म्स आर कॉल्ड एबनॉर्मल। यानी कि ये क्या है, ये सब एबनॉर्मल है, जो क्या कर रहा है, सोसाइटी के नॉर्म्स को जो ब्रेक कर रहा है। कुछ समय पहले की बात करें, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या फिर टीचर बनो, या फिर एक्सेट्रा कोई भी सरकारी नौकरी करो, ये क्या था, ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन आज की तारीख में फ्रीलांसिंग आ गई है, ठीक है, और क्या आ गया है आपका एक्सेट्रा, जो भी चीज आप जानते हैं आस पड़ोस में देखते हैं, मनी मार्केट एंड ऑल दो चीजें, ठीक है, ये सब भी आ रहा है। और क्या है आपका यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और वो सब चीजें आ रही है, ठीक है। तो ये क्या है, जब इनकी शुरुआत हुई थी स्टार्टिंग में, याद करिए 10 साल पहले सब क्या बोलते थे, पागल है, वीडियो बना रहा है, ये चीजें कर रहा है, वो चीजें कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी ने क्या किया, इसको धीरे धीरे जो है एक्सेप्ट करना यहाँ पर स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब इन स्ट्रीम के अलावा भी आपके पास ये सब स्ट्रीम है जॉब करने की, ऑक्यूपेशन लेने की। लेकिन उसके पहले अगर हम बात करें तो क्या होता है, सोसाइटी के पास अपना एक नॉर्म होता है, लेकिन जैसे ही उसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या बोला जाएगा, आप एबनॉर्मल है, ठीक है। A society's norms grow from its particular culture, its history, values, institution, habit। अब ये सब जो ताकत है कहां से ले रही है सोसाइटी, उनकी जो कल्चर है वहां से वो ताकत ले रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आपको इंपॉर्टेंट चीज है, thus a society whose culture values competition and assertiveness may accept aggressive behavior, ठीक है। ऐसा अगर हम बात करें अमेरिकी कल्चर में, तो जहां पर क्या है, कंपटीशन को बड़ा महत्व दिया जाता है और असर्टिवनेस को, वहां पर क्या है, वहां पर आपका एग्रेसिव बिहेवियर को इंक्लूड कर लिया जाएगा। लेकिन वहीं पर वेरियाज वन दैट एम्फेसाइजेस कोऑपरेशन एंड फैमिली वैल्यूज, जैसे कि इंडिया में, may consider aggressive behavior as unacceptable और even abnormal, ठीक है। आप इंडिया में आके किसी के ऊपर भी ऐसे गुस्सा नहीं दिखा सकते, वो क्या है, वो अनएक्सेप्टेबल है और एबनॉर्मल भी वहां पर हो जाता है। आ सोसाइटीज वैल्यूज में चेंज ओवर टाइम। अब यहाँ देखिए जो बात की अभी आपको सोशल मीडिया वाली, 10 साल पहले लोग बोलते थे वीडियो क्यों बना रहा है, अभी देखिए यहाँ पर आ सोसाइटीज वैल्यूज में चेंज ओवर टाइम। सवाल फेंक देगा आपको हाई लेवल का, क्या सोसाइटी की वैल्यू चेंज होती है या स्टेबल रहती है, सो यू नो द आंसर। अब आपको इसका आंसर मालूम है, ठीक है।
causing its views of what is psychologically abnormal to change as well. Serious questions have been raised about this definition. It is based on the assumption that socially accepted behavior is not abnormal. जैसे ही सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी उन चीजों को, तब वो abnormal नहीं रह जाएगा. And that नॉर्मेलिटी इज नथिंग मोर देन कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स. यहां से भी सवाल बनाना चाहे तो बन सकता है कि जो नॉर्मेलिटी है वो क्या है, कुछ नहीं है, बस केवल क्या है, कन्फर्मिटी टू सोशल नॉर्म्स. जो आपके समाज के मानक है, एक व्यक्ति मानेगा, दूसरा भी मानेगा, तीसरा चौथा पांचवा सब क्या शो करना स्टार्ट कर देंगे, यहाँ पर कन्फर्मिटी शो करना स्टार्ट कर देंगे. ये देखा हमने पहली अप्रोच जो क्या बात करती है, सोसाइटी के नॉर्म से जैसे ही आप अलग होंगे, आपको एबनॉर्मल कहना, आपके व्यवहार को पागल कहना, विक्षिप्त कहना, असामान्य कहना स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर हम जो बात करने वाले हैं अब सेकेंड नंबर व्यू की, वो कौन सा है, वो है आपका बिहेवियर एज मेल एडेप्टिव. सेकेंड अप्रोच जो बात करती है आपके व्यवहार के बारे में, वो कौन सी है, वो है आपकी मेल एडेप्टिव. Many psychologists believe that the best criterion for determining the normality of behavior is not whether society accepts it, but whether it fosters the well-being of the individual and eventually of the group to which he she belongs. अब ये जो आपका दूसरा वाला व्यू है मेल एडेप्टिव वाला, वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सोसाइटी आपको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है, लेकिन मतलब किससे है कि आप जीवन में अपनी वेलबींग को आगे बढ़ाएंगे, आपका जो ग्रुप है उसको आगे बढ़ाएंगे या नहीं. ठीक है, वेलबींग यानी कि जो कुशल क्षेम की बात करते हैं वहां इसकी बात हो रही है. अब यहाँ देखिए, वेलबींग इज नॉट सिंपली मेंटेनेंस एंड सर्वाइवल. केवल यहाँ पर जिंदा रहने की और मेंटेन रहने की स्वयं को बात नहीं हो रही है, बट ऑल्सो इंक्लूड्स ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट. दैट इज द एक्चुअलाइजेशन ऑफ पोटेंशियल. अपनी जो पूरी क्षमता है लगा देनी है अपने पोटेंशियल तक रीच करने के लिए, विच यू मस्ट हैव स्टडीड इन, आप सभी ने पढ़ी होगी मैस्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी. ठीक है, ओके. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे किसकी बात करेंगे, कंप्लीटली हम वेलबींग की बात करने वाले हैं. ठीक है, ओके. अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरियन, कन्फर्मिंग बिहेवियर कैन बी सीन एज एबनॉर्मल इफ इट इज मेल एडेप्टिव. अब ये मेल एडेप्टिव क्या होता है वो देखिए यहाँ पर, इफ इट इंटरफेयर्स विथ ऑप्टिमल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ. यानी कि ऐसा व्यवहार जो क्या कर रहा है, आपकी फंक्शनिंग में, है ना, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए रोक रहा है, आपकी जो ग्रोथ है उसमें रोक रहा है, उसको हम बोलेंगे यहाँ पर आपका मेल एडेप्टिव बिहेवियर. ठीक है, ओके. आगे देखिए एग्जांपल दिया है. फॉर एग्जांपल, आ स्टूडेंट इन द क्लास. एक ऐसा कोई व्यक्ति क्लास के अंदर जो क्या कर रहा है, यहाँ देखें दिया हुआ है उन्होंने, आगे देखिए स्टिग्मा भी लिखा हुआ है. प्रेफर्स टू रिमेन साइलेंट इवन व्हेन ही शी हैज क्वेश्चंस इन हर हिज माइंड. यानी कि दिमाग में सवाल आ रहे हैं फिर भी वो जो है पूछ नहीं पा रहा है. डिस्क्राइबिंग बिहेवियर एज मेल एडेप्टिव implies that a problem exists. It also suggests that vulnerability in the individual, inability to cope or exceptional stress in the environment have led to problems in life. यानी कि कई बार ऐसा हुआ होगा कि टीचर ने आपसे सवाल पूछा और आपको वो नहीं बन रहा है, फिर भी आप किसी ना किसी वजह से सवाल, आपकी जो ऑप्टिमल फंक्शनिंग है, आप शायद अगर उस दिन सवालों को समझ जाते, चीजों को समझ जाते, तो शायद आज आप लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होते. लेकिन आपने चूंकि उस दिन सवाल नहीं पूछा और उसने क्या किया, आपकी जो इंटरफेयर किया आपकी ग्रोथ के अंदर, आपकी फंक्शनिंग के अंदर, इसलिए सवाल आपने पूछना चाहिए, बट लॉजिकल भी होना चाहिए. और अगर ये सब नहीं हो पाएगा, आप एक दिन सवाल नहीं पूछेंगे, 2 दिन नहीं पूछेंगे, 3 दिन, तो क्या होगा, पूरा स्टैक बनता जाएगा और फिर इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और फिर आपको लगेगा कि लाइफ जो है मेरी यहाँ पर संपन्न या फिर समाप्त यहाँ पर होने वाली है. इफ यू टॉक टू पीपल अराउंड, अगर आप लोगों से बात करेंगे, यू विल सी दैट दे हैव वेग आइडियाज अबाउट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय सुपरस्टिशन. उसमें वो आत्मा आ गई है, भूत चढ़ गया है, इस तरह की चीजें आपने सुनी होंगी. इग्नोरेंस, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, और डर का माहौल भी बना रहता है. Again, it is commonly believed that psychological disorder is something to be ashamed of. ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है अभी तक, कुछ समय तक, कि जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो मनोविज्ञान विकार है, वो क्या है, जिसके बारे में हमको लज्जित होना चाहिए, उससे हमको अशेम होना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, द स्टिग्मा की बात हो रही है. ठीक है, द स्टिग्मा यानी कि ठप्पा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्टिग्मा यानी कि ठप्पा. एक प्रकार से ठप्पा जो है अटैच टू मेंटल इलनेस मींस दैट पीपल आर हेजिटेंट टू कंसल्ट अ डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट. अगर आपसे हम बोले, अगर आपको जीवन में अच्छा नहीं लग रहा है, आप जाइए एक साइकोलॉजिस्ट के पास, आप खुद सोचेंगे कि क्या मैं सही में पागल हूं, क्या लोग मुझे बारे में क्या सोचेंगे, या मुझे शर्म आनी चाहिए बताने के लिए कि मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूं. दे आर अशेम्ड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स. ठीक है, इसलिए काफी लोग जो है परेशान रहते हैं लाइफ में, स्टिल वो जो है साइकोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास वहां पर जाते नहीं है. एक्चुअली साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर विच इंडिकेट्स अ फेलियर इन एडेप्टेशन शुड बी व्यूड एज एनी अदर इलनेस. ठीक है, तो अगर आप भी इस प्रकार से ग्रसित हैं या आपने आस पड़ोस में किसी को देखा है, तो उनको जरूर भेजिए कहीं किसी न किसी
साइकोलॉजिस्ट के पास, ताकि वो जाकर ठीक हो सके। इसमें किसी प्रकार से भी अशेम्ड होने वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ओके, अभी तक हमने कवर किया है केवल उसका जो इंट्रोडक्शन है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। दो प्रकार के व्यू देखे हमने। पहला हमने देखा यहाँ पर सोसाइटी वाला, दूसरा हमने देखा यहाँ पर आपका मेल एडेप्टिव, जो क्या करेगा आपके वेलबींग से जिसको मतलब होगा, और वहां पर जैसे ही इंटरफेरेंस होगा आप जीवन में अच्छा नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। अब हिस्ट्री हमको क्या सिखाती है वो देखना है। टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वी वुड रिक्वायर अ ब्रीफ हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ हाउ दीज डिसऑर्डर्स हैव बीन व्यूड ओवर द एजेस। यानी कि केवल क्या पागल लोग आज हैं, नहीं, आज से कई सालों पहले भी पागल मानसिक रूप से विकसित लोग थे। When we study the history of abnormal psychology, we find that certain theories have occurred over and over again. कई बार से जो ये theories जो है रिपीट हो रही हैं बार 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 बार। One ancient theory that is still encountered today holds that abnormal behavior can be explained by the ऑपरेशन ऑफ सुपरनेचुरल एंड मैजिकल फोर्सेस, यानी कि सच एज इविल स्पिरिट्स, भूत प्रेत की बात होंगी और डेविल की बात होंगी। यानी कि एक्सॉर्सिज्म यहाँ लिखा हुआ है, रिमूविंग द इविल दैट रिसाइड्स इन द इंडिविजुअल थ्रू काउंटर मैजिक एंड प्रेयर। झाड़ फूक करके आप जो है उसको बाहर करेंगे, उसको भगाएंगे, उसकी यहाँ पर बात हो रही है। थ्रू द शमन एन एफ्लिक्टेड पर्सन कैन लर्न विच स्पिरिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हर हिज प्रॉब्लम्स एंड व्हाट नीड्स टू बी डन टू अपीज देम। यानी कि पहले जो हम बात करते हैं किसके बारे में, केवल इतना ध्यान रखना है, इसमें डीप जाना नहीं है आपने। यहाँ पर सुपरनेचुरल पावर्स की बात हो रही है, मैजिकल फोर्सेस की बात हो रही है, और उसी के साथ साथ आपके जो भूत प्रेत ओझा वगैरह लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, उनकी यहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है। पहली बात हो गई इनकी। उसके बाद देखिए, अ रिकरिंग थीम इन द हिस्ट्री ऑफ एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द बिलीव दैट इंडिविजुअल्स बिहेव स्ट्रेंजली बिकॉज देयर बॉडीज एंड देयर ब्रेन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। अच्छा, ये तो पता है ना आपको कि बॉडी क्या होती है और ब्रेन क्या होता है, ये दोनों कैसे काम करते हैं, कंजंक्शन में काम करते हैं, मिलके काम करते हैं। लेकिन जैसे ही इनके मिलाप में यहाँ डिस्टर्बेंस आ जाएगा तो क्या होगा, आपको इस प्रकार से एबनॉर्मल बिहेवियर यहाँ पर देखने मिलेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपकी दिस इज द बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। ये कौन सी है आपकी, सेकेंड अप्रोच है, ठीक है। ये आपकी कौन सी अप्रोच है, सेकेंड अप्रोच। पहली कौन सी है आपकी, भूत प्रेत वाली। भूत प्रेत के बाद क्या बोलेंगे, अरे उसका दिमाग और शरीर बराबर से काम नहीं कर रहा है, ब्रेन और बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं। दिमाग बोल रहा है कि हाथ उठाओ, शरीर बोल रहा है पैर नहीं उठ रहा, ठीक है। इस प्रकार की चीजें जो है आपकी क्या है, ये है आपका बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच। इन द मॉडर्न एरा, यानी आज की अगर हम बात करें, देयर इज एविडेंस दैट बॉडी एंड ब्रेन प्रोसेसेस हैव बीन लिंक्ड टू मेनी टाइप्स ऑफ मेल एडेप्टिव बिहेवियर। For certain types of disorders, correcting these defective biological processes results in improved functioning। यानी कि आज अगर हम बात करें, सेकेंड वाली जो अप्रोच है बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक अप्रोच, इसने सिद्ध किया हुआ है कि बॉडी और ब्रेन के बीच में लिंक है, और इनमें गड़बड़ी आते ही आप मेल एडेप्टिव बिहेवियर का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। दो देख लिया आपने अप्रोच। तीसरी जो हम देखने वाले हैं वो कौन है, वो है आपकी यहाँ पर साइकोलॉजिकल अप्रोच। ये क्या बोल रही है, psychological problems are caused by inadequacies in the way an individual thinks, feels और perceives the world, ठीक है। ये है आपकी थर्ड अप्रोच, वो है आपकी कौन सी, साइकोलॉजिकल अप्रोच। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, एक व्यक्ति विशेष जो है प्रॉपर थिंक नहीं कर पाएगा, प्रॉपर महसूस नहीं कर पाएगा और वर्ल्ड को परसीव नहीं कर पाएगा। अब यहाँ देखिए समअप किया हुआ है, ऑल थ्री ऑफ दीज पर्सपेक्टिव, सुपरनेचुरल भूत प्रेत वाले, बायोलॉजिकल बॉडी और ब्रेन साथ में काम करती है, दिक्कत आ जाएगी, प्रॉपर काम नहीं होगा, और ऑर्गेनिक एंड साइकोलॉजिकल हैव रिकर्ड थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यानी कि हमको वहां पर भी ये जो पाश्चात्य संस्कृति है वहां से भी हमको देखने मिलता है, यहीं से आपकी जो इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी यूनिट है वो भी यहाँ से लिंक हो जाती है। इन द एंशियंट वेस्टर्न वर्ल्ड, वहां पर हम बात करें, इट वॉज फिलोसफर फिजिशियंस ऑफ एंशियंट ग्रीस सच एज हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स एंड इन पर्टिकुलर प्लाटो हु डेवलप्ड, प्लाटो और प्लेटो डेवलप्ड द ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। अभी एक और अप्रोच आ गई है, वो कौन सी है, वो है आपकी ऑर्गेनिज्मिक, यानी कि जीव वाली जो है अप्रोच है। एंड व्यूड डिस्टर्ब बिहेवियर एज अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन इमोशन एंड रीजन। यानी कि आपका जो भाव है और आपका जो तर्क है इसके बीच दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर वेस्टर्न साइकोलॉजी या वेस्टर्न वर्ल्ड की हम बात कर रहे हैं। हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स और प्लाटो ने जो बात कही है कि डिस्टर्ब्ड बिहेवियर, एक व्यक्ति प्रॉपरली क्यों नहीं सोच पा रहा है या प्रॉपरली फंक्शनिंग क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये क्यों आ रहे हैं, अराइजिंग आउट ऑफ कन्फ्लिक्ट, द्वंद हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है किस किस के बीच में, इमोशन, आपके भाव और आपके रीजन के बीच में, ठीक है। यानी कि आपको खानी है यहाँ पर करेले की सब्जी, ठीक है, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा, लेकिन भाव जो है आपको यहाँ पर रोना आ जा रहा है कि नहीं इतना कड़वा होगा, मैं कैसे खा पाऊंगा, या इस तरह की चीजें यहाँ पर आपकी हो रही हैं, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट आ रहा है इमोशन और रीजन के बीच में। अगला देखिए क्या है यहाँ पर,
अगला जो है यहाँ पर वो है गैलन इलेबरेटेड ऑन द रोल ऑफ 4 ह्यूमर्स की हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 4 प्रकार के जो तरल पदार्थ हैं उनकी बात करेंगे इन पर्सनल कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट, ठीक है। 4 ह्यूमर्स की बात की गई है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक द मटेरियल वर्ल्ड वॉज मेड अप ऑफ 4 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे देखिए बाइबल से इनका लिंक किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बात कर रहे हैं 4 प्रकार के ह्यूमर के बारे में, अर्थ, एयर, फायर एंड वाटर, विच कंबाइन टू फॉर्म 4 असेंशियल, यानी कि ये 4 मिला के जो है एक असेंशियल रूप से यहाँ पर फॉर्म करते हैं, ऐसा कह रहे हैं। कहां से? वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, गैलन की, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स, ब्लड, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लैग, ठीक है। ब्लड की बात की यहाँ पे, ब्लैक बाइल, येलो बाइल एंड फ्लैग में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, गैलन इसकी बात करते हैं। उसके बाद देखिए ईच ऑफ दीज फ्लूइड्स वाज सीन टू बी रिस्पांसिबल फॉर अ डिफरेंट टेम्परामेंट। हमारा जो भी टेम्परामेंट है उसके पीछे कहीं ना कहीं इनका ज्यादा कम होना डिपेंड करता था या करता है। इम्बैलेंसेस अमंग द ह्यूमर्स, यानी जो 4 लिक्विड है 25-25%, इनमें जैसे ही इम्बैलेंस होना स्टार्ट होगा हम क्या होंगे? हम शिकार हो जाएंगे कॉज वेरियस डिसऑर्डर्स। ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें भारतीय के अंदर, इंडियन ओशन के अंदर हमारे पास दिए हुए हैं 3 दोषास की बात की गई है, और आपका रिसेंटली सवाल भी यहां से बनाया गया था, ठीक है। 3 दोषास की बात हो रही है, इसमें क्या क्या है? आपका वात, पित्त और आपका कफ है। वात, पित्त और कफ है, which were mentioned in the अथर्ववेद। अगला सवाल देखिएगा, आपको बना देगा यूनिट नंबर 1 में, आप अपना जो है दिमाग लगाते रह जाएंगे। लेकिन कहां मेंशन किया हुआ है त्रिदोष के बारे में? त्रिदोष के बारे में मेंशन किया हुआ है आपके अथर्ववेद के अंदर, इसको आपने नोट कर लेना है, एंड आयुर्वेद टेक्स्ट के अंदर भी, ठीक है। तो यहां हमने बात की बहुत ही पुराने समय की, ठीक है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपकी पाश्चात्य सिविलाइजेशन या फिर उस टाइप के कल्चर की। अब अगला जो देखना है आपको वो कौन सा है? इन द मिडिल एजेस, यानी अब जो है यहाँ पर हम मिडिल एजेस में आ गए हैं। अब यहाँ देखिए क्या चल रहा है, यहाँ पर बोल रहे हैं डीमोनोलॉजी एंड सुपरस्टिशन गेन्ड रिन्यूड इंपॉर्टेंस इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। डेमोनोलॉजी related to a belief that people with mental problems were evil, and there are numerous instances of witch hunts during this period. During the early Middle Ages, the Christian spirit of charity prevailed, and St. Augustine wrote extensively about feelings, mental anguish, and conflict. This laid the groundwork for modern psychodynamic theories of abnormal behavior. ठीक है, तो किसने यहाँ पर पाथ रखा या किसने फ्रेमवर्क या ग्राउंडवर्क रखा है यहाँ पर साइकोडायनामिक थ्योरीज के लिए? आपका ये मिडिल एजेस में जो चली थी आपकी डीमोनोलॉजी, यानी कि जो है आपके यहाँ पर शिकार होते हैं उनकी यहाँ पर वो बात कर रहे हैं। सेंट अगस्टीन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको केवल ध्यान रख लेना है यहाँ पर कि अभी हमने देखा यहाँ पर मिडिल एजेस के बारे में। अब जो आगे हम देखते हैं वो हमारे पास अगला जो पीरियड निकल के आ रहा है वो कौन सा है? वो हमारे पास है यहाँ पर रेनेसॉ पीरियड या रेनेसॉन्स पीरियड was marked by the increased humanism and curiosity of about behavior। अब यहाँ पे उनको समझ में आ गया कि नहीं, हमको जो है ध्यान देना है हमारे व्यवहार के बारे में, और उनकी जो जिज्ञासा है वो जागरूक हुई यहाँ पर। जोहान या योहान वेयर एम्फेसाइज्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्टर्ब्ड इंटर पर्सनल रिलेशनशिप्स एज कॉजेज ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। यानी कि ये जो योहान वेयर है या फिर जो जोहान वेयर है वो क्या बोल रहे हैं कि जो भी कन्फ्लिक्ट है और या जो भी डिसऑर्डर्स हमको हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? डिस्टर्ब्ड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, यानी कि हमारे संबंध जो है वो मधुर नहीं है, प्रॉपरली नहीं है। He also insisted that witches were mentally disturbed and required medical, not theological treatment। ठीक है, वो बात कर रहे हैं यहाँ पर इस प्रकार से। आगे जो निकल के आ रहा है वो है आपका द 17th and 18th centuries were known as the age of reason and enlightenment। पूरी जो आपका ज्ञान है वो यहीं पर निकल कर आता है। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? एज द साइंटिफिक मेथड रिप्लेस्ड। अब यहाँ पे जो साइंटिफिक मेथड है वो आ गई थी, इसने किसको रिप्लेस किया? फेथ एंड डोगमा एज वेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, अभी तक जो फेथ है आपका बिलीफ है उस पर हम काम कर रहे थे, लेकिन अब जो है साइंस आ चुका था यहाँ पर। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? एज ऑफ एनलाइटनमेंट या एज ऑफ रीजन। ठीक है, 17th 18th सेंचुरी की बात है, जब भारत में कौन आ गए थे? अंग्रेज की एंट्री हो चुकी थी। हम यहाँ पर शोषित हो रहे थे, लेकिन वहां पर वो सब चीजें चल रही थी। ठीक है, ओके। The growth of a scientific attitude towards psychological disorders in the 18th century contributed to the reform movement and to increased compassion for people who suffered from these disorders। अब जो पागल लोगों थे या जो पागल लोग थे या जो एबनॉर्मल बिहेवियर वाले लोग थे, उनके प्रति क्या जागा? यहाँ पर कंपैशन जागा। नहीं, उनको भी हमको जो है ध्यान देना है। इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं? इस मूवमेंट को हम कहते हैं रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, आज आपने देखा होगा कई सारे हमारे देश के अंदर पागल खाने, जो आम भाषा में हम कहते हैं, या फिर उनको जो रिहैब करने के लिए जो जगह बनाई गई है, या फिर जो मेंटल हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, वो क्यों बनाए गए हैं? ताकि ऐसे लोग जो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उनको हम एक जगह इकट्ठा रखें, प्रॉपर उनको जो है काम कराएं और उनको जो है फिर से नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा हम आज कर रहे हैं
18 सेंचुरी के आसपास ही वहां पर फॉरेन में सब चीजें चल रही थी, जिसको वो बोल रहे थे किस नाम से, जिसको वो बोल रहे थे वहां पर रिफॉर्म मूवमेंट के नाम से। अब आगे देखें, रिफॉर्म्स ऑफ असाइलम्स वेयर इनिशिएटेड इन बोथ यूरोप एंड अमेरिका। यूरोप अमेरिका दोनों जगह जाग गए थे लोग। वन एस्पेक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट, अब देखिए बट ऑब्वियस सी बात है इंडिया में हम कहां से कर पाएंगे, 1947 तक तो हमको राज किया गया अप्रोक्सीमेटली 1600 के पास से, ठीक है। इसलिए आज हम जो पीछे हैं उसकी वजह क्या है, ये 300 साल हमने खा लिए यहाँ पर, और वहां पर देखिए ये सब काम चल रहा था वहां पर, ठीक है। ओके, वन एस्पेक्ट ऑफ द रिफॉर्म, तो यहाँ से आपका मॉडर्न इंडिया भी कवर हो रहा है। वन एस्पेक्ट ऑफ द रिफॉर्म मूवमेंट वाज द न्यू इंक्लिनेशन फॉर डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, यहाँ देखिए क्या बोलेंगे, विच प्लेस emphasis on providing community care for recovered mentally ill individuals। अब यहाँ पर देखिए उसी समय के बाद से यानी कि रिफॉर्म मूवमेंट हुआ, उसके बाद बोला कि नहीं, जो लोग ठीक हो चुके हैं उनको हमको यहाँ पर कम्युनिटी केयर भी यहाँ पर प्रोवाइड करना है, उनकी हमको देखभाल फिर भी आगे पीछे देखते रहनी है। इन रिसेंट ईयर्स, रिसेंट टाइम्स में there has been a convergence of these approaches which has resulted in an interactional or biopsychosocial approach। ठीक है, यहां पे क्या किया इन्होंने, इनका इंटरेक्शन कर दिया। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव ऑल थ्री फैक्टर्स, अब ध्यान दीजिएगा आज की तारीख में, आज के रिसेंट ईयर्स में तीन पर्सपेक्टिव आपको काम आएंगे, तीन फैक्टर पे आपको ध्यान देना है। बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन इन्फ्लुएंसिंग द एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आज जो अप्रोच चल रही है वो कौन सी है, वो है आपकी बायो साइको सोशल अप्रोच चल रही है। क्यों, जो इन्फ्लुएंस कर रही है किसको, एक्सप्रेशन एंड आउटकम ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो ये तीन जो है प्रमुख है, आपको पढ़नी है और आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कवर किया कंप्लीटली कौन कौन सी अप्रोच है, हिस्ट्री में क्या हुआ है, क्या सारी चीजें चल रही है यहाँ पर। ठीक है, इस बारे टॉपिक के अंदर, और यहाँ पर हमने देखा किसके बारे में, हमने देखा कंसेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी, यानी कि एबनॉर्मलिटी है क्या, और अभी जो हम आगे देखने वाले हैं वो किसके बारे में है, वो है हमारे पास यहाँ पर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अगला हमारे पास जो निकल के आ रहा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अब यहां से हम देखेंगे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि मनोवैज्ञानिक विकार। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स वी नीड टू बिगिन बाय क्लासिफाइंग देम। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है यहाँ पे समझेंगे हम। मान के चलिए ये आपका किचन है, ठीक है, और किचन के अंदर यहाँ पे कई सारे आइटम्स रखे हुए हैं। इनको आप क्या करेंगे बताइए, इनको यहाँ पर सुबह लगने वाले आइटम को क्या करेंगे आप, सुबह जो मॉर्निंग में लगेगा आपको, जैसे चाय पत्ती हो गई, कॉफी हो गई, शक्कर हो गई, ये चार चीजों को आप एक जगह रखेंगे जो मॉर्निंग में लगने वाली है। ठीक है, उसके बाद आपका दोपहर में जो लगने वाली है आपको गेहूं, आटा, चावल, दाल, पल्सेस, स्प्राउट, जो भी चीजें आपकी हैं वो उनको आप एक जगह रखेंगे। ठीक है, और फिर जो आपको रात में लगने वाला है जैसे मिल्क हो गया है, जो भी चीजें हैं उनको आप एक अलग जगह रखते हैं। ठीक है, आइडियली अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है तो आप इन चीजों को इकट्ठा कभी भी नहीं रखेंगे, इनको आप अलग अलग रखेंगे। ठीक है, मोस्टली आपके स्टोव के पास आपको ये चीजें मिलेंगी, जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया, मिल्क हो गया, चाय पत्ती हो गई, या फिर जो भी आपकी ग्रीन टी, हर्बल टी जो भी है, ये सब आपके स्टोव के पास रहेंगे। ये सब आपके कैबिनेट में रहेंगे, सारी चीजें आपकी पल्सेस, दाल, चावल और ये सब चीजें। और ये जो आपको रात को लगने वाला सामान है ये सब अप्रोक्सीमेटली आपके फ्रिज के आसपास रहेगा। ठीक है, अगर आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है तो। आपने ऐसा क्यों किया है, आपने अपनी सहूलियत के लिए, अपनी आसानी के लिए, अपनी जो चीजों की अंडरस्टैंडिंग है उसको प्रॉपरली करने के लिए, यानी कि बट ऑब्वियस सी बात है, किसी को अगर चाय बनानी होगी तो आपके स्टोव के पास आकर देख लेगा। किसी को अगर रात का खाना खाना है या रात का खाना कहाँ रखा है तो बट ऑब्वियस सी बात है वो फ्रिज के पास जाएगा। और अगर आप किसी को बोलेंगे कि जाइए वहां पे जाके दाल चावल बना लीजिए तो प्रॉपरली वो उस जगह पे जाके वहां पर उन चीजों को ढूंढेगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे आपने यहाँ पर क्लासिफाई किया है चीजों को, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हमने क्लासिफाई किया है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। ठीक है, ओके, आ क्लासिफिकेशन ऑफ सच डिसऑर्डर्स कंसिस्ट ऑफ अ लिस्ट ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, एक लिस्ट होती है लंबी, कैटेगरीज ऑफ स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स grouped into various classes on the basis of some shared characteristics, यानी कुछ विशेषताएं होती है इनके अंदर जिसके मुताबिक हम उनको जो है क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, अब बट ऑब्वियस सी बात है, देखिए आपने चाय पत्ती, शक्कर, हर्बल टी आपने फ्रिज में मोस्ट लाइकली आप नहीं रखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी जो पल्सेस हैं, दाल है, चावल है, आटा है, इनको भी आप फ्रिज में नहीं रखते हैं मोस्ट केसेस के अंदर। ठीक है, अगर वो रॉ या रॉ स्टेट के अंदर है तब की बात हो रही है, बट ऑब्वियसली ओके। नाउ क्लासिफिकेशंस आर यूजफुल, अब ये इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं हम, because they enable users like psychologists, psychiatrists and social workers to communicate with each other about the disorder and help in understanding the causes of psychological disorders and the processes involved in their development and maintenance। यानी कि केवल इसका एक उद्देश्य है कि इसकी क्या हो जाए, हमको हेल्प हो जाए, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके,
आगे देखिए द अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन APA, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन APA, चलिए बताइएगा आपको मालूम है ये कौन से ईयर में आया था। हैज पब्लिश्ड एन ऑफिशियल मैनुअल डिस्क्राइबिंग एंड क्लासिफाइंग वेरियस काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि ये जो ऑफिशियल मैनुअल है इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ये जो ऑफिशियल मैनुअल है इसको किसने निकाला हुआ है? इसको निकाला हुआ है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने। क्या नहीं, किसने निकाला हुआ है? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, तो कोई भी आपसे पूछेगा साइकियाट्रिक के लिए साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने कौन सा निकाला हुआ है, आप क्या बोलेंगे वहां पर? DSM के बारे में बोलेंगे। ठीक है, वेरियस काइंड्स ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। द करंट वर्जन कौन सा चल रहा है? DSM-5 चल रहा है। presents discrete clinical criteria which indicate the presence or absence of disorders। ठीक है, तो क्या किसी व्यक्ति के अंदर विकार है या नहीं है, इसको जानने के लिए हमारे पास जो ऑफिशियल मैनुअल है वो किसके द्वारा दिया गया है? APA के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है, APA के द्वारा दिया गया हुआ है। वो कौन सा है? वो हमारे पास यहाँ पर है, फिलहाल जो रिसेंट चल रहा है वो है DSM-5। ठीक है, तो कोई आपसे पूछेगा रिसेंट में हमको अगर डायग्नोज करना है या हमको जांच करनी है या कौन सा डिसऑर्डर कहाँ फॉल करता है देखने के लिए कहाँ रेफर करेंगे? हम रेफर करेंगे DSM-5 की ओर। किसके द्वारा निकाला गया है? अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। लेकिन केवल कहानी यही खत्म नहीं होती है। ठीक है, ये तो अमेरिका का है तो वो अपने अकॉर्डिंगली कर लेंगे। ठीक है, उसी हिसाब से देखिए द क्लासिफिकेशन स्कीम ऑफिशियली यूज्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा है? एंड एल्सवेयर इज द 10th रिवीजन ऑफ द ICD-10। ठीक है, ICD-10 इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस। ठीक है, तो इंडिया में जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी है? वो हमारे पास यहाँ पर है ICD-10 विच इज नोन एज द ICD-10 क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियरल एंड मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, इसको किसके द्वारा बनाया गया है? प्रिपेयर किसने किया है? इसको किया है WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको मालूम है तो बताइए इसका जो सेंटर है वो कहां पर है या हेडक्वार्टर्स जो है वो कहां पर है? ठीक है, ओके। तो अभी आपने जो देखा है यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में, लेकिन इनको जो क्लासिफाई किया गया है अलग अलग तरीके से, उसमें आपका एक निकल कर आ रहा है ICD-10 जो किसके द्वारा दिया गया है? आपको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। दूसरा आपके सामने जो निकल कर आया है वो है DSM-5 डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल, किसके द्वारा दिया गया है? आपको अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन के द्वारा। इन दोनों में सवाल अगर आपको पूछेगा आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ICD-10 जो है इंडिया फॉलो कर रहा है और आगे इन चीजों का आप यहां पर ध्यान रखेंगे जैसे जैसे और आप हायर स्टडीज की ओर जाते जाएंगे। ठीक है, ओके। आगे देखिए, आगे आपके हमारे सामने है फैक्टर्स अंडरलाइंग एबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, अभी तो हमने देखा यहाँ पर क्लासिफाई कैसे किया हुआ है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, DSM-5 और ICD-10, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमारे एबनॉर्मल बिहेवियर के लिए उनको यहाँ पर हम देखते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड समथिंग एज कॉम्प्लेक्स एज एबनॉर्मल बिहेवियर साइकोलॉजिस्ट यूज डिफरेंट अप्रोचेस, अलग अलग उपागम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। Each approach in use today emphasizes a different aspect of human behavior and explains and treats abnormality in line with that aspect। और मेनली कहानी घुमा फिरा के यहीं पर लाई गई है, बायोलॉजी, साइकोलॉजी और इंटरपर्सनल और सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, पहले यहाँ पर हम देखते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। ठीक है, ओके। अब यहाँ देखिए, आपको मालूम है शरीर में आपके क्या होते हैं? आपके हॉर्मोन्स हैं, ब्लड है और क्या है? ऑर्गन्स है, ये सब चीजें काम कर रही हैं प्रॉपरली, तो आप यहाँ पर आम जीवन जी रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ अवर बिहेवियर। अगर प्रॉपरली सब चीजें काम करेंगी तो आपको भूख भी समय से लगेगी, नींद भी समय से आएगी और सब चीजें आपके लाइफ में अच्छी खुशहाल रहेंगी। लेकिन अ वाइड रेंज ऑफ बायोलॉजिकल फैक्टर्स सच एज फॉल्टी जीन्स, नंबर 1 इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोलॉजी में थोड़ा भी इंटरेस्टेड है ध्यान दीजिएगा, अभी काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप देखने वाली हैं। पहला कौन सा है? फॉल्टी जीन्स। आपके जीन्स में जो है खराबी निकल कर आएगी, यानी कि जो आप माता जो आप पिता से ले रहे हैं यहाँ से 23 उनके अंदर जो आपके जीन्स है वहां पर क्या आ जाएंगे? आपको पेरेंट्स से यहाँ पर आपको फॉल्टी जीन्स आ सकते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका नंबर 1। उसके बाद देखिए एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस। एंडोक्राइन इम्बैलेंसेस यानी कि जो हार्मोन्स वगैरह हैं प्रॉपर्ली नहीं छूट रहे हैं, जो 12 वर्ष में छूटना चाहिए आपकी मैच्योरिटी के लिए ग्रोथ हार्मोन, वो नहीं निकल रहा है प्रॉपर्ली, वो निकल रहा है 28 साल में जाके या 50 साल में जाके। ठीक है, तो ये जो इम्बैलेंसेस हैं उनको ध्यान रखना है, या निकल रहा है बहुत अर्ली, 2 साल में ही आप जो है 20 साल के दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। माल न्यूट्रिशन, ठीक है, या मेल न्यूट्रिशन, आपको जो है प्रॉपर्ली मदर्स दूध नहीं मिला या फिर मदर्स मिल्क नहीं मिला या फिर आपको प्रॉपर्ली न्यूट्रिशन नहीं मिला, आपको बचपन से पोलियो के आपको टीके नहीं लगे या इस प्रकार की जो भी चीजें चलती हैं आजकल वो आपको नहीं हुई हैं। उसी के साथ साथ इंजरी हो गई है कुछ आपको बड़ी घातक, ठीक है, छोटे से में ही आपको जो है एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, ऐसा भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया है, अदर कंडीशंस में इंटरफेयर विद द नॉर्मल डेवलपमेंट, एक बेबी को, एक बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को जैसा डेवलप होना चाहिए, जैसा फंक्शन करना चाहिए, उस सब में क्या होगा? यहाँ पर इंटरफेरेंस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा।
इसलिए जो आप जानते हैं कहां पर, फेटल अल्कोहल सिंड्रोम के बारे में, ठीक है, जब जो है गर्भ के अंदर जब माँ जो है वहां पर सेवन करती है अल्कोहल का या लेती है अल्कोहल, वहां पर जो बच्चे को दिक्कत होती है, वो सब यहीं पर बात हो रही है बायोलॉजिकल फैक्टर्स के साथ में। ओके, वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द बायोलॉजिकल मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, अब आपको देखना है बिहेवियर हैज अ बायोकेमिकल, जैव रासायनिक और फिजियोलॉजिकल बेसिस। बॉडी में जो है आपकी हरकतें होना स्टार्ट हो जाएंगी। बायोलॉजिकल रिसर्चर्स हैव फाउंड दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर ऑफन related to problems in the transmission of messages from one neuron to another। यूनिट नंबर 3 फटाक से आपकी लिंक हो जाएगी, सॉरी 4। ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ट्रांसमिशन मैसेज का ये जो आपका एक्शन पोटेंशियल जाता है, नहीं जाएगा प्रॉपरली, एक सिनेप्स से दूसरा सिनेप्स नहीं कूद पाएगा, और वहीं जो सारा का सारा लफड़ा वहां पर हो जाएगा। ठीक है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 11 दैट अ टाइनी स्पेस कॉल्ड साइनेप्स, बताया हुआ है आपको कहां पर होता है, सेपरेट्स वन न्यूरॉन फ्रॉम द नेक्स्ट। नहीं मालूम है तो देखिए, ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, इन दोनों की जो गैप है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर आपका साइनेप्स। ठीक है, यहाँ से जो चीज छूट के यहाँ चिपकनी चाहिए वो यहाँ पर नहीं चिपकेगी, और क्या होगा, और यहाँ पर आपको डिसऑर्डर होना स्टार्ट हो जाएगा। मान के चलिए अगर यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ पे जो स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन यहाँ पे जाला मारा मकड़े का, और मकड़े का जाला अगर नहीं चिपका तो क्या होगा, स्पाइडरमैन सीधा नीचे आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका यहाँ पर भी होने वाला है। ओके, आगे देखें, व्हेन एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, अब ये इंपल्स किस प्रकार से है, इलेक्ट्रिकल है, रीचेस आर न्यूरॉन्स एंडिंग, न्यूरॉन्स एंडिंग कौन सी होती है, ये वाली एंडिंग होती है। द नर्व एंडिंग इज स्टिमुलेटेड टू रिलीज अ केमिकल, ये जो छोटे छोटे आपके टर्मिनल बटन्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर हमारे सामने होते हैं यहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर्स, ग्लूटामेट, ठीक है, और कुछ कुछ होता है यहाँ पर कॉल्ड आ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, हम कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके बायोलॉजिकल मॉडल के बारे में। अब यहाँ देखिए काफी इंटरेस्टिंग है और काफी सवाल बनता है यहाँ से। स्टडीज इंडिकेट दैट एबनॉर्मल एक्टिविटी बाय सर्टेन न्यूरोट्रांसमीटर्स कैन लीड टू स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर जहां से छूटना चाहिए प्रॉपर्ली नहीं छूटेगा, प्रॉपर्ली बाइंड नहीं करेगा, तो क्या होगा, आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यानी कि मनोवैज्ञानिक विकार जकड़ना स्टार्ट कर लेंगे। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स अब इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा यहाँ पर। एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स यानी जो भी आपको चिंता विकार हो रहे हैं, हैव बीन लिंक्ड टू लो एक्टिविटी ऑफ द गामा अमीनोब्यूटिक एसिड। यानी कि अगर आपके, ध्यान रखिए, गावा की अगर लो एक्टिविटी होगी, गावा की अगर ऐसी इमेज आपके इमेज में, सॉरी, दिमाग में बननी चाहिए, अगली बार जैसे ही आप गावा का नाम सुनेंगे, गावा की लो एक्टिविटी क्या करेगी, आपको फटाक से आपको जो है ले जाएगी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पास में, और उसमें भी कौन सा वाला, आपका एंग्जाइटी वाला, एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। जब भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बात आएगी तो क्या दिमाग में घूमना चाहिए, गावा की लो एक्टिविटी। ठीक है, लो एक्टिविटी किसकी हो जाएगी, आपकी गावा की, गामा अमीनोब्यूटिक एसिड। इसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्या करता है, सीएनएस के फंक्शनिंग को दबाता है ये, ठीक है, इनहिबिट करता है। ठीक है, ओके, अब यहां देखिए अगला जो है वो है स्किज़ोफ्रेनिया टू एक्सेस एक्टिविटी ऑफ डोपामीन। ठीक है, डोपामीन क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा, तो क्या होगा, आपको यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया हो जाएगा। और डिप्रेशन की अगर हम बात करें, डिप्रेशन में क्या होगा, लो एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनिन। ठीक है, लो एक्टिविटी किसकी रहेगी, वो भी वहां पर आपकी सेरोटोनिन की रहेगी। तो इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे, गाबा और सेरोटोनिन की लो एक्टिविटी में क्या होगा, घेरेगा आपको, ये एंग्जाइटी वाला हो जाएगा, ये आपका डिप्रेशन वाला हो जाएगा। और जैसे ही आपको स्किज़ोफ्रेनिया क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सॉरी, यहाँ पर आपको कौन सा हो जाएगा, आपको यहाँ पर डोपामीन। ठीक है, डोपामीन अगर आपका हाई रहेगा तो किसकी संभावना है, आपका स्किज़ोफ्रेनिया आपको यहाँ पर पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखेंगे, एंग्जाइटी ये डिप्रेशन के लिए, और ये किसके लिए, आपकी, ये आपके स्किज़ोफ्रेनिया के लिए है। और यहाँ पे कौन सा हमारे पास है, ये हमारे पास है यहाँ पर डोपामीन। ठीक है, डोपामीन की हाई एक्टिविटी क्या पकड़ लेगी, आपको यहाँ पर तुरंत आपको स्किज़ोफ्रेनिया दे देगी। तो यहाँ पर आपने 3 न्यूरोट्रांसमीटर के बारे में भी सीख लिया है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। गाबा की क्या होगी, लो एक्टिविटी, सेरोटोनिन की क्या होगी, लो एक्टिविटी, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के साथ, और डोपामीन की एक्सेस होगा तो क्या होगा, आपको वहां पर स्किज़ोफ्रेनिया पकड़ लेगा। अगला देखिए, अगला जो निकल कर आ रहा है वो है आपके जेनेटिक फैक्टर्स। अब ये जो आपके जेनेटिक फैक्टर्स हैं, जो आपके अनुवांशिक फैक्टर्स हैं, हैव बीन लिंक्ड टू बाइपोलर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइपोलर की बात कर रहे हैं, द्विध्रुवीय की बात कर रहे हैं, और उससे संबंधित डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं। उसी के साथ साथ स्किज़ोफ्रेनिया भी आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आ जाएगी, और आपके दूसरे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, रिसर्चर्स हैव नॉट हाउएवर बीन एबल टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक जीन्स। अभी तक हमारे सामने जो है यहाँ पर हमको स्पेसिफिक जीन्स नहीं मिले हैं एज पर एनसीईआरटी, जो हमारे सामने कल्प्रिट है। इट अपीयर्स दैट इन मोस्ट केसेस नो सिंगल जीन इज रिस्पॉन्सिबल। कोई एक पर्टिकुलर सिंगल जीन हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जो यहाँ पर डिसऑर्डर हमको ला दे, लेकिन
यहाँ पर क्या है, मैनी जीन्स जो है कंबाइन करते हैं, ठीक है, और फिर जो है दिक्कतें करते हैं बोथ फंक्शनल और डिसफंक्शनल यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए जेनेटिक, उसी के साथ साथ आपके बायोकेमिकल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व इन मेंटल डिसऑर्डर सच एज डाइवर्स एज स्किज़ोफ्रेनिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, जो अभी हमने ऊपर देखा। लेकिन बायोलॉजी केवल अकेले अभी सिद्ध नहीं कर पा रही है कि हमारे सामने यहाँ पर मोस्ट मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए, ठीक है। तो पहला कौन सा देखा हमने यहाँ पर, पहला देखा हमने यहाँ पर बायोकेमिकल, दूसरा जो हमने देखा यहाँ पर जेनेटिक था। अब तीसरा जो हम यहाँ पर देख रहे हैं वो कौन सा है, वो है हमारे पास यहाँ पर साइकोलॉजिकल मॉडल, ठीक है। साइकोलॉजिकल मॉडल क्या बोलता है वो देखिए, विच प्रोवाइड अ साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि जो भी हमारे सामने मानसिक विकार है उसके पीछे वजह कौन सी है, मनोवैज्ञानिक वजह है। दीज मॉडल्स मेंटेन दैट साइकोलॉजिकल एंड इंटरपर्सनल फैक्टर्स, एक व्यक्ति का दूसरे के साथ किस प्रकार से संबंध है, फैक्टर्स हैव अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले इन एबनॉर्मल बिहेवियर, जो भी आपका एबनॉर्मल बिहेवियर है उसके पीछे ये वजह रहेगी। दीज फैक्टर्स इंक्लूड, अब यहाँ देखिए मोस्ट आईएमपी, ठीक है, कहीं कहीं कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। दीज फैक्टर्स इंक्लूड मैटरनल डेप्रिवेशन, कई बार आपने देखे होंगे ऐसे केसेस जहां पर माता से दूर बच्चा हो जाता है और बड़े होकर दिक्कतें आती है। सेपरेशन फ्रॉम द मदर, और लैक ऑफ, क्या बोल रहे हैं, लैक ऑफ बोल रहे हैं आपके सामने यहाँ पर, वार्मथ एंड स्टिमुलेशन ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। आपने ऐसा, अगर आप इंडिया में हैं, कहीं भी आप हैं, डेफिनेटली आपने देखा ही होगा 99.9% केस में ऐसा बच्चे से आप इंटरेक्ट हुए होंगे जो अपनी माता से दूर रहता है, पिता की बात भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला हुआ ये कंडीशन, फॉल्टी पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, रिजेक्शन, ओवर प्रोटेक्शन, ओवर परमिसिवनेस, फॉल्टी डिसिप्लिन। अब यहीं से आपको क्या सीखना है, अब बट ऑब्वियसली बात है, आप हमारा लेक्चर देख रहे हैं तो यहीं से क्या निकल के आएगा, यहीं से निकल के आएगी आपकी पेरेंटिंग स्टाइल्स, ठीक है, ऑथोरिटेरियन, ऑथोरिटेटिव, परमिसिव, ठीक है, वो सब चीजें कहां से निकल के आ रही है, यहीं से निकल के आएंगी, जिसको आप पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में या जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ भी होगा, ठीक है। तो अगर बच्चे और पेरेंट के बीच में फॉल्टी रिलेशनशिप है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ देखिए मेल एडेप्टिव फैमिली स्ट्रक्चर्स, इनएडिक्वेट और डिस्टर्ब फैमिली जो होती है कई लोगों की, और सीवियर प्रकार का स्ट्रेस जो है वो भी क्या करेगा, आपको मेंटल डिसऑर्डर में या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में आपको धकेलने के लिए पर्याप्त है। उसके बाद देखिए द साइकोलॉजिकल मॉडल्स इंक्लूड द, अब यहाँ देखिए इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल मॉडल के अंदर क्या क्या आ जाएगा आपका, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल्स इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। द साइकोडायनेमिक मॉडल जो है सबसे पुराना है, इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट फेमस ऑफ द मॉडर्न साइकोलॉजिकल मॉडल्स, ठीक है। सबसे फेमस कौन सा है आपके सामने यहाँ पर, साइकोडायनेमिक अप्रोच। अब यहाँ पर देखिए साइकोडायनेमिक थ्योरिस्ट क्या बोल रहे हैं, बिलीव दैट बिहेवियर वेदर नॉर्मल और एबनॉर्मल, बिहेवियर चाहे कैसा भी हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल हो, इज डिटरमाइंड बाय साइकोलॉजिकल फोर्सेस, मनोवैज्ञानिक शक्तियों से जो है रूल करते हैं, विद इन द पर्सन ऑफ विच शी इज नॉट कॉन्शियसली अवेयर, ठीक है। और इसको हम डायनामिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आंतरिक शक्तियां हैं, जो इंटरनल फोर्सेस है, क्या कर रही हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड देयर इंटरेक्शन गिव्स शेप्स टू behavior, thought and emotions. Abnormal symptoms are viewed as the result of conflict between these forces. जैसे ही इन फोर्सेस के बीच में क्या होगा, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, हमको जो है एबनॉर्मल बिहेवियर वहां से दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये पहली बार मॉडल किसने दिया हुआ, देखिए यहाँ पर बोल रहे हैं फ्रॉइड, ठीक है। फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय फ्रॉइड हु बिलीव दैट थ्री सेंट्रल फोर्सेस, कौन कौन सी हैं वो देखते हैं यहाँ पर। शेप पर्सनैलिटी, हमारी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए तीन प्रकार की प्रमुख सेंट्रल फोर्सेस हमारे पास यहाँ पर हैं, और वो कौन कौन सी है, इंस्टिंक्चुअल नीड्स, ड्राइव्स एंड इंपल्सेस, इड, रेशनल थिंकिंग, ईगो एंड मॉरल स्टैंडर्ड, सुपर ईगो। यानी मेनली बात कर रहे हैं इड, ईगो एंड सुपर ईगो की, SIE की बात कर रहे हैं, ठीक है। सुपर ईगो, ईगो एंड इड की आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पर्सनैलिटी चैप्टर के अंदर। फ्रॉइड स्टेटेड दैट, फ्रॉइड बोल रहे हैं तो इंपॉर्टेंट है, एबनॉर्मल बिहेवियर इज अ सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं वो, ये बोल रहे हैं कि एक क्या है, एक प्रकार से सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है हमारे अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट का। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर, जो कौन सा है, हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन है, वहां पर चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कॉन्शियस मत मार्क कर दीजिएगा, वहां पर नहीं चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट। कौन सा चल रहा है, अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, ऐसा फ्रॉइड ने बोला है। दैट कैन बी जनरली ट्रेस्ड टू, जो हम कहां से मिलेगा हमको, अर्ली चाइल्डहुड से या फिर इन्फेंसी से, हमको एकदम जन्मजात रूप से मिलेगा, बचपन से हमको ये देखने मिलेगा, ये जो कॉन्फ्लिक्ट चला हुआ आ रहा होगा। उसके बाद देखें आगे यहाँ पर, अनदर मॉडल दैट एम्फेसाइजेस द रोल ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इज द बिहेवियरल मॉडल। अब ये बिहेवियरल मॉडल क्या बोल रहा है उसको यहाँ पर हम देखते हैं। दिस मॉडल स्टेट्स दैट बोथ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर्स आर लर्नड, इसको हम क्या करते हैं, सीखते हैं। साइकोडायनेमिक से कहाँ आ गए, अभी हम बिहेवियरल मॉडल पे आ गए हैं, आर लर्नड, इनको हम सीखते हैं, एंड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आर द रिजल्ट ऑफ लर्निंग
मेल एडेप्टिव बिहेवियर्स ऑफ वेज ऑफ बिहेविंग, हमारे व्यवहार करने का जो तरीका है वो कैसा होता है, उसको हम गलत सीख लेते हैं। ठीक है, हमारी जो लर्निंग है वो कैसी हो जाती है, गलत हो जाती है। द मॉडल कॉन्सेंट्रेट्स ऑन बिहेवियर्स दैट आर लर्न थ्रू कंडीशनिंग एंड प्रपोजेस दैट व्हाट हैज बीन लर्न कैन बी अनलर्न। ठीक है, वो ये बोलते हैं अगर आपने गलत कोई चीज सीख ली है तो उसको आप फिर से रीलर्न कर सकते हैं, फिर से आप उसको प्रॉपर्ली सही कर सकते हैं। लर्निंग कैन टेक प्लेस बाय क्लासिकल कंडीशनिंग, टेम्परल एसोसिएशन, यहां देखिए लिखा हुआ है। आप सोचते हैं सवाल कहां से आ रहा है, सवाल यहीं से आ रहा है। टेम्परल यानी कि टाइम की बात हो रही है, टेम्परल एसोसिएशन इन विच टू इवेंट्स रिपीटेडली अगर क्लोज टुगेदर इन टाइम, बहुत ही मिली सेकंड का फर्क होगा तो फटाक से आपकी जो है क्लासिकल कंडीशनिंग यहां पर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या इंपॉर्टेंट है, आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, टेम्परल एसोसिएशन आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, बिहेवियर इज फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड, यहाँ पर प्राइस जो है वो इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, या इंपॉर्टेंस रखता है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर। ठीक है, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या है, आपका रिवॉर्ड काम करेगा। क्लासिकल कंडीशनिंग में क्या काम करेगा, आपका टेम्परल एसोसिएशन। और सोशल लर्निंग में क्या आएगा आपका, यहाँ पर सोशल लर्निंग के अंदर आपका आएगा लर्निंग बाय इमिटेटिंग अदर्स, दूसरों को आप जो है इमिटेट करेंगे और उस हिसाब से आप सीखेंगे आपका जो भी व्यवहार है वो। अब ये जो तीन टाइप की कंडीशनिंग है ये अकाउंट करती है हमारे व्यवहार के लिए, चाहे वो एडेप्टिव होगा या फिर मेल एडेप्टिव होगा। दो इंपॉर्टेंट मॉडल जो हमने देखे अभी यहाँ पर वो है आपका साइकोडायनेमिक और दूसरा हमारा यहाँ पर है बिहेवियरल वाला। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आपकी जो लर्निंग है वो गलत हो गई है। अब जो अगला हम देखने वाले हैं वो कौन सा है, वो हमारे पास यहाँ पर है कॉग्निटिव मॉडल। अब यहाँ पर ये कॉग्निटिव मॉडल क्या बोल रहा है, दिस मॉडल स्टेट्स दैट एबनॉर्मल फंक्शनिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, हम जो है प्रॉपर्ली सोचेंगे नहीं, दिमाग नहीं लगाएंगे और ऊटपटांग ख्याल हमारे दिमाग में आएंगे। पीपल में होल्ड अजम्पशंस एंड एटीट्यूड्स अबाउट देमसेल्व्स दैट आर इर्रेशनल, आप सोचते हैं कि मैं सुंदर नहीं हूं, आप सोचते हैं बहुत खराब दिखता हूं, दिखती हूं, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करता है, ये सब चीजें आप इतना सोच लेते हैं स्वयं के बारे में, या फिर मैं बहुत मोटा हूं या फिर मैं बहुत पतला हूं, पतली हूं, जो भी है आपके साथ केस, इसके बारे में आप इतना सोच लेते हैं, सोच लेते हैं कि आपको जो है वो चीजें परेशान करना स्टार्ट कर देती हैं। क्यों, क्योंकि ये इर्रेशनल है। ठीक है, आपके घर वाले आपको सही बोल रहे हैं, बाकी आपका हंस रहे हैं, ये क्या है, इर्रेशनल है। उसी के साथ साथ आपके लिए इनएक्यूरेट भी होता है। पीपल में ऑल्सो रिपीटेडली थिंक, ठीक है, आप जो है बार बार विश्वास करते हैं इन इलॉजिकल वेज एंड मेक ओवर जनरलाइजेशंस, दैट इज दे मे ड्रॉ बोल्ड नेगेटिव कंक्लूजन्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंगल इनसिग्निफिकेंट इवेंट, यानी कि अगर आप एक बार फेल हो गए तो अपने बारे में आप ये धारणा बना लेते हैं कि मैं जो है बार बार फेल होता रहूंगा, होती रहूंगी, और इसी को हम बोलते हैं कौन सा, कॉग्निटिव मॉडल। ठीक है, अब देखिए आपका फेल होना, इसके आपके बचपन से तो कोई लिंक है नहीं, बट ऑब्वियसली बात है, और आपने फेल होना भी सीखा नहीं है। ठीक है, लेकिन मान के चलिए अगर आप फेल हो गए हैं, इसलिए आप जो हम पढ़ते हैं सारे मॉडल्स को एक साथ में पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉग्निटिव मॉडल है वो क्या बोलता है कि आपकी इर्रेशनल थिंकिंग है, इर्रेशनल थॉट है आपका, आपको मालूम है राइट नहीं है, फिर भी आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको राइट 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 बोलते रहते हैं, जबकि वास्तविकता में क्या है, वो आंसर जो है आपका वहां पर रॉन्ग होता है। ठीक है, तो अगर आज के बाद आपके मन में भी आपको स्वयं को लेके या दूसरे को लेके ऐसा कोई भी थॉट है तो उसको आप निकाल दें जो आपको परेशान करता है, आप देखिए आपकी लाइफ काफी ज्यादा इजी, काफी ज्यादा आसान, काफी ज्यादा सरल वहां पर हो जाएगी। अगला जो एक और मॉडल हमारे पास निकल कर आ रहा है वो कौन सा है, वो हमारे पास है ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जब भी हम बात करेंगे ह्यूमैनिज्म की, उसके साथ साथ में कौन चलेगा, उसके साथ में चलेगा आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म। ये भी आपके अस्तित्व की बात करता है, आपके जीने की बात करता है, ये भी आपके अस्तित्व की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है, सेम चीजें बात करती हैं। इसलिए जब भी आप इसको पढ़ेंगे, आपको इनको अगर साथ में पढ़ेंगे, आपको कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है, which focuses on broader aspects of human existence। अब इनको कोई मतलब नहीं है आपके बचपन में क्या हुआ, इनको कोई मतलब नहीं है आपकी बॉडी में आपकी बायोलॉजी कैसे काम कर रही है, इनको कोई मतलब नहीं है आप क्या सोच रहे हैं, कैसी थिंकिंग है आपकी, इसको कोई लेना देना नहीं है आपसे। इसको केवल क्या मतलब है, अगर आप पैदा हो गए हो, जीवन में कुछ करके जाओ, कुछ निकल के जाओ, कुछ बन के जाओ, कुछ करके जाओ। केवल कौन बात करते हैं, आपके ह्यूमैनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल बात करता है। हर किसी के पास, आपके पास, हमारे पास, हर किसी के पास ये पोटेंशियल है कि हम जो है जो काम आज कर रहे हैं उससे कई गुना ऊपर, अपने पोटेंशियल से भी और ऊपर रीच करके अपने आप को और बढ़िया ले जा सकते हैं, और आगे हम स्वयं को, हमारे परिवार को, फैमिली को, देश को, हर किसी को हम जो है आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें यहाँ पर हम इलॉन मस्क की, तो इलॉन मस्क कौन सा काम कर रहा है बताइए, ना उसको चाइल्डहुड में कोई दिक्कत है, ना उसके सोचने में कोई दिक्कत है, ना उसकी बायोलॉजी में कोई दिक्कत है, वो क्यों कर रहा है, वो अपना जो काम कर रहा है उसके ऊपर जाके उसको काम करना है। वो चाह रहा है कि मैं मार्स पे पहुंच जाऊं, मेरी कंट्री का फ्लैग वहां पे लहराए, अगर आपने वो वीडियो देखा है तो
ऐसी सब बातें सोच रहा है, ठीक है। और आप हम सब यहाँ कहाँ लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं हमको खाने को मिल जाए, पीने को मिल जाए, फूड मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, ठीक है, ये सब चीजें आपके जीवन में हो जाए। लेकिन ये भी एक समय आएगा आप भी जब इस प्रकार सोचेंगे, लेकिन जो आपका मॉडल है ये वाला ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल, वो किसकी बात करता है, केवल और केवल आपके एग्जिस्टेंस की बात करता है और आपको जो है आगे ले जाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक है। नहीं, लेक्चर खत्म नहीं हुआ है अभी यहाँ पर। ह्यूमनिस्ट बिलीव दैट, अब ये ऐसे मानते हैं, ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न विद अ नेचुरल टेंडेंसी टू बी फ्रेंडली। आप पैदा इसलिए हुए हैं, लड़ाई करने के लिए आप पैदा नहीं हुए हैं, आप फ्रेंडली होने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा पैदा हुआ और दे धमाधम उसने नर्स को मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नहीं, वो क्या करता है, नर्स की तरफ पहले हंसता है, ठीक है, एकदम गुस्से में देखता नहीं कि तूने मुझे क्यों निकाल दिया, या ऐसा डॉक्टर को चिल्ला के नहीं बोलता कि मुझे आना नहीं था, क्यों ले आए आप, है ना। फ्रेंडली रहता है वो छोटा सा जो बच्चा रहता है वो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी नेचुरल टेंडेंसी है, ठीक है, कि हम क्या बनाए, फ्रेंडली रहें, दोस्त बनाए। लेकिन आज हम एग्रेसिव हो जाते हैं, वो अलग बात है। कोऑपरेटिव, दूसरों की सहायता करना, चाहे वो अमेरिका का बच्चा हो, इंडिया का हो, चाइना का हो, पाकिस्तान का हो, भारत का हो, कहीं का भी बच्चा हो, क्या है वो पैदा होगा तो कैसा रहेगा, वहां पर कोऑपरेटिव रहेगा। और कंस्ट्रक्टिव, कुछ ना कुछ उसमें बनाने की क्षमता रहेगी, कुछ ना कुछ उसको जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास मौका है, ड्रिवन टू सेल्फ एक्चुअलाइज, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, टू फुलफिल दिस पोटेंशियल फॉर गुडनेस एंड ग्रोथ। बस यहीं पे पूरा खेल बिगड़ जाता है, गुडनेस को भूल जाते हैं और व्यक्ति जो चाहे वो करना स्टार्ट कर देता है और उसी में अपना जो है फुल पोटेंशियल वो यहाँ पर लगा देता है, ठीक है। हमको कहां पर लगाना है, नेगेटिव चीजों में हमको नहीं लगाना है, हमको लगाना है पॉजिटिव चीजों के अंदर, अपनी भलाई के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, ठीक है। फॉर गुडनेस एंड ग्रोथ, ये जो है आपका कीवर्ड रहेगा यहाँ पर, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ देखिए ये बात की हमने किसके बारे में, ह्यूमनिस्ट के बारे में। यहाँ पे कौन आएंगे, आपके कार्ल रॉजर्स आएंगे, उसी के साथ साथ आपके अब्राहम मास्लो भी आएंगे। अब यहाँ देखिए एग्जिस्टेंशलिस्ट, सोरेन कियरगार्ड, व्लादिमीर पुतिन, पुतिन नहीं, कौन था वो, एक दो और नाम है वहां पर, ठीक है, उनको देखेंगे आगे। ये क्या बात करते हैं, बिलीव दैट फ्रॉम बर्थ वी हैव टोटल फ्रीडम, पैदा होते ही क्या हमारे पास पूरी आजादी है, टोटल फ्रीडम टू गिव मीनिंग टू अवर एग्जिस्टेंस और टू अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू अवॉइड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। अच्छा देखिए इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। वो बात कर रहे हैं कहाँ के, फॉरेन के लोग हैं, इनके पास सब रहता है खाने पीने के लिए, ठीक है। यहाँ पे भारत में जो है खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं, यहाँ पे दिक्कत है, खैर उसको बात नहीं करेंगे। लेकिन ये ऐसा मानते हैं कि हम पैदा होते शादी क्या है, टोटली फ्री है, और क्या करना है, हमको अपने मीनिंग देना है कहाँ पर, हमारी लाइफ के अंदर, और अवॉइड करनी है रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसको आप छोड़ दें, लेकिन अब बाकी यहाँ पर आप पढ़ लें, ठीक है। ओके, दोज हु शर्क और शिर्क फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड लिव एम्प्टी, इनऑथेंटिक एंड डिसफंक्शनल लाइफ। ओके, और जो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे उनकी लाइफ कैसी रह जाएगी, लिव एम्प्टी, खाली खाली रहेंगे, इनऑथेंटिक, पता ही नहीं क्या करना है, डिसफंक्शनल लाइफ यहाँ पर वो जिएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बात की दो मॉडल के बारे में, यानी कि एक ही मॉडल है लेकिन दो चीजें इसके अंदर इंक्लूड है। पहला है आपका यहाँ पर ह्यूमनिस्टिक और दूसरा आपका यहाँ पर है एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। ओके, अब आगे देखिए, इन एडिशन टू द बायोलॉजिकल एंड साइकोसोशल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स सच एज वॉर एंड वायलेंस, ग्रुप प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स, ये सब चीजें भी जो है क्या कर रही हैं, दिक्कत पैदा कर रही हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सोशियो कल्चरल मॉडल, एक और मॉडल है जो बात करता है abnormal behavior is best understood in light of the social and cultural forces that influence an individual, ठीक है। अगर आप भारत में हैं तो आपको अलग प्रकार के सोसाइटी और कल्चर के स्ट्रेस होंगे, अमेरिका में तो अलग प्रकार के, रशिया में तो अलग प्रकार के, या फिर चाइना में तो आप यहाँ पर अलग प्रकार के, यानी कि जो भी आपके व्यवहार में मेल एडेप्टिव चीजें आ रही है, जो भी आपका अपसामान्य व्यवहार आ रहा है, जो भी आपका एब नॉर्मल बिहेवियर आ रहा है, उसके पीछे एक वजह क्या है, कड़ी क्या है, कड़ी वहां पर वो है कि आपका जो है सोसाइटी और कल्चरल फोर्सेस आपको इन्फ्लुएंस करेंगी। एज बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोसाइटल फोर्सेस, आपका जो व्यवहार है सोसाइटी के फोर्स के द्वारा यहाँ बना हुआ है। फैक्टर्स सच एज फैमिली स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन, सोशल नेटवर्क, सोसाइटल कंडीशंस एंड सोसाइटल लेवल्स एंड रोल्स बिकम मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। यानी कि सोसाइटी के अंदर सभी आ जाएगा, आपकी फैमिली वगैरह सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। आपको जो ध्यान रखना है वहां पर वो है आपका फैमिली स्ट्रक्चर, ठीक है। आपकी फैमिली में 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 20 लोग हैं, 18 लोग हैं, 19 लोग हैं, फैमिली स्ट्रक्चर एंड कम्युनिकेशन। इट हैज बीन फाउंड दैट, ऐसा देखा गया है, दैट सर्टेन फैमिली सिस्टम्स, कुछ ऐसे जो है फैमिली सिस्टम्स है, आर लाइकली टू प्रोड्यूस एबनॉर्मल फंक्शनिंग इन इंडिविजुअल मेंबर्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सम फैमिलीज हैव एनमेस्ड स्ट्रक्चर इन विच द मेंबर्स आर ओवर इन्वॉल्व इन ईच अदर्स एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब वहां से मामा भी आ रहा है, चाचा भी आ रहा है, ताया भी आ रहा है, हर कोई आके आपको ज्ञान दे रहा है, थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है।
चिल्ड्रन फ्रॉम दिस काइंड ऑफ फैमिली में हैव डिफिकल्टी इन बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन लाइफ। ऐसे बच्चों को दिक्कत होती है बड़े होके क्या करने की, इंडिपेंडेंट बनने की। वो हमेशा चाहते हैं किसी न किसी का सपोर्ट लेना वहां पर चाहते हैं। द ब्रॉडर सोशल नेटवर्क्स इन विच पीपल ऑपरेट इंक्लूड देयर सोशल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। ठीक है, स्टडीज हैव शोन दैट पीपल हु आर आइसोलेटेड एंड लैक सोशल सपोर्ट, ऐसे लोग जिनके पास सोशल सपोर्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग एंड फुलफिलिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन देयर लाइव्स आर लाइकली टू बिकम मोर डिप्रेस्ड। यानी कि अगर आपके पास दोस्त नहीं है, यार नहीं है, फ्रेंड नहीं है, तो क्या होंगे आप ज्यादा डिप्रेस रहेंगे एंड रिमेन डिप्रेस्ड लॉन्गर देन दोज हु हैव गुड फ्रेंडशिप्स। तो इसलिए अगर आपके 1 2 3 4 जो भी आपके फ्रेंड्स हैं वो होना चाहिए, जरूरी है। वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे बल्कि आपका मूड एलिवेट कर रहे हैं और आपको डिप्रेशन से वहां पर बचा रहे हैं। एज लॉन्ग एज आपकी जो संगति है वो अच्छी है, आपके फ्रेंड्स जो है सर्कल है आपका वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ओके। ये कौन सा मॉडल बात कर रहा है? क्या ये मॉडल कर रहा है? नहीं। ये कौन सा बात कर रहा है? सोशियो कल्चरल मॉडल। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरिस्ट ऑल्सो बिलीव दैट abnormal functioning is influenced by the societal labels and roles assigned to troubled people। ठीक है, कई बार हम क्या कर देते हैं, लेवल कर देते हैं। when people break the norms of the society they are called deviant and mentally ill। मानसिक रूप से उनको जो है हम बोलते हैं बीमार हैं ऐसे लोगों को, और उनको हम क्या करते हैं, लेबल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर आप लेबल लगा देंगे तो क्या होगा, वो उसी प्रकार से एक्ट करना स्टार्ट कर देगा। और इसी को हम पढ़ते हैं कहां पर, आगे जाके आपकी सोशल साइकोलॉजी में एज अ SFP, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के रूप में। ठीक है, सच लेबल्स टेंड टू स्टिक सो दैट द पर्सन मे बी व्यूड एज क्रेजी एंड एनकरेज टू एक्ट सिक। अब वो जो है व्यक्ति स्वयं से उस प्रकार से काम करना स्टार्ट कर देता है। द पर्सन ग्रेजुअली लर्न्स टू एक्सेप्ट एंड प्ले द सिक रोल। अभी अगर आपको समझ में आएगा तो यहाँ पर बात उसी चीज की हो रही है जो अभी हमने आपको बताया SFP के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एक और मॉडल देखा वो कौन सा है, वो हमारे पास है सोसाइटल कल्चरल या सोशल कल्चरल मॉडल, जो बात करता है कि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको लेबल कर देंगे, आपको मार्क कर देंगे अगर आप थोड़ा सा भी सोसाइटी से डेविएट होकर काम करना स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है, ओके। अब इसके बाद देखिए, इन एडिशन टू दीज मॉडल्स one of the most widely accepted explanations of abnormal behavior has been provided by the diathesis स्ट्रेस मॉडल। अब ये डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल क्या है, इसको यहाँ पर हम देखते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को यहाँ पर समाप्त करेंगे। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। दिस मॉडल स्टेट्स दैट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप्ड व्हेन अ डायथीसिस। अब यहाँ आपको ये समझना है कि ये डायथीसिस या डियाथीसिस जो भी है क्यों है, इज सेट ऑफ बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। दिस मॉडल हैज 3 कंपोनेंट्स। अच्छा, यहाँ देखिए, फिर से देखिए इसको। यहाँ पर हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ने वाले हैं आपका डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल के रूप में। दिस मॉडल, ये मॉडल क्या बोलता है कि जो आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जो आपको मनोवैज्ञानिक विकार है, कब डेवलप होते हैं, व्हेन अ डायथीसिस इज सेट ऑफ। जैसे ही ये डायथीसिस छूट जाएगा, यानी कि बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन टू द डिसऑर्डर, यानी कि आपको जैविक रूप से जो है किसी प्रत्येक, या चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे मूड डिसऑर्डर हो, आपको क्या मिला हुआ है, बायोलॉजिकली आपको चीजें अंदर से इन्नेट आपके अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, यानी कि आपके माता पिता में कहीं ना कहीं वो होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए क्या है, ऑलरेडी आप प्री डिस्पोजिशन आपके लिए रेडी है उसमें। ठीक है, इस सेट ऑफ बाय अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ऐसी कोई परिस्थिति आती है जहां पर जैसे ही वो कंडीशन आएगी आप क्या होंगे, आपको एक्टिवेट हो जाएंगे, आपको डिसऑर्डर घेर लेगा। ठीक है, मतलब ये समझिए, यहाँ पे जो आपने देखा होगा भूसा बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं कचरा, अगर यहाँ डला हुआ है, कचरा यहाँ डला हुआ है। ठीक है, और यहाँ भी सेम कचरा यहाँ पर डला हुआ है। ठीक है, कचरा या भूसा जो भी आप समझे यहाँ पर। ठीक है, ओके। ये इतना मतलब ऐसा है ये मटेरियल कि इसमें तुरंत आग लग जाएगी। ठीक है, इसमें आग लग जाएगी। लेकिन अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पर हम डाल देंगे यहाँ पर बारूद। ठीक है, मान के चलिए यहाँ पर ये बारूद डला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं डला हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम एक मैच स्टिक से, ओ माय गॉड, मैच स्टिक, अगर हम एक माचिस की तीली से यहाँ पर आग लगाएंगे और यहाँ पर आग लगाएंगे, तो आप ये बताइए कि जल्दी आग किसमें पकड़ेगी, फर्स्ट वाले में जल्दी आग पकड़ेगी या सेकंड वाले में जल्दी आग पकड़ेगी? कचरा डाला हुआ है यहाँ पे, आपको यहाँ पर बारूद डाली हुई है या फिर पेट्रोल डाला हुआ है, केरोसिन डाला हुआ है, कुछ भी डाला हुआ है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला हुआ है। पहले आग किसमें डलेगी? पहले आग लगेगी इसके अंदर। सेम चीज, ये क्या हुआ, ये था आपका प्री डिस्पोज्ड, ये पहले से तैयार था कि इसमें आग लगने के लिए तत्पर है। लेकिन जब तक कोई सिचुएशन, जब तक कोई कंडीशन आएगी नहीं, जब तक कोई स्ट्रेस आएगा नहीं, आग नहीं लगेगी। लेकिन जैसे ही मान के चलिए स्ट्रेस आ जाएगा, फटाक से जो है आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स यहां से आपको घेर लेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर आपका डायाथीसिस। ठीक है, डायाथीसिस, ये आपको ध्यान रखना है। स्ट्रेस मॉडल, स्ट्रेस आएगा तुरंत आप जो है डिसऑर्डर के अंदर
कवर अप हो जाएंगे। दिस मॉडल हैज 3 कंपोनेंट, इसके अंदर जो है 3 कंपोनेंट है। द फर्स्ट इज द डायाथीसिस और द प्रेजेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल एबरेशन विच में बी इनहेरिटेड। ये जो आपको है कहां से मिलेगा, माता या पिता से आपको मिला हुआ होगा, हो सकता है उनको पहले से मिला हो तभी आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन ये कैसा रहेगा आपका, इनहेरिटेड, पहले से आपके पास ये मौजूद रहेगा। ठीक है, ओके। अगला देखिए, द सेकंड कंपोनेंट इज दैट, पहला कंपोनेंट क्या है कि आपको जन्मजात रूप से मिला हुआ रहेगा, बायोलॉजिकल एबरेशन प्रेजेंस रहेगा वहां पे पहले से। सेकंड कंपोनेंट क्या है, इज दैट द डायथीसिस मे कैरी अ वल्नरेबिलिटी टू डेवलप अ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, दिस मींस दैट द पर्सन इज एट रिस्क। सेकंड क्या है, आपको वो रिस्क में रहेगा और प्रीडिस्पोज टू डेवलप द डिसऑर्डर। और तीसरा कंपोनेंट क्या है, मोस्ट आईएमपी, तीसरा कंपोनेंट क्या है, द थर्ड कंपोनेंट इज द प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स, दैट इज फैक्टर्स स्ट्रेसर्स दैट में लीड टू साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, यानी कि वहां पर तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है आपके पास, यहाँ पर वो है आपके पास प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स। कुछ ना कुछ आपके सामने वहां पर स्ट्रेस की कंडीशन आएगी, तभी जाके आपका जो यहाँ पर वह बारूद में आग लगेगी और पूरा का पूरा कचरा जल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपको पैदा होते ही आपको जो है ये मिल चुका है, साइकोपैथोलॉजी वाला डायग्नोसिस आपको पहले से प्रीडिस्पोज है। आप कोई कंडीशन आपकी लाइफ में आएगी और आप भी जो है उसके अंदर फटाक से आप जो है उस डिसऑर्डर के अंदर आपको घेर लिया जाएगा। इफ सच एट रिस्क पर्संस आर एक्सपोज्ड टू दीज स्ट्रेसर्स, देयर प्रीडिस्पोजिशन में एक्चुअली इवॉल्व इनटू अ डिसऑर्डर। और यहीं पे देखिए लिखा हुआ है, अगर ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जाएगा इस प्रकार के स्ट्रेसर से तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर वो डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, दिस मॉडल हैज बीन अप्लाइड टू सेवरल डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग एंजाइटी के लिए भी बताया गया है, स्किज़ोफ्रेनिया के लिए बताया गया है और आपके डिप्रेशन के लिए भी इसको यहाँ पर बताया गया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि अगर इस कचरे के अंदर हमने यहाँ पर अगर पेट्रोल डाला हुआ है, केरोसिन डाला हुआ है और इस कचरे के अंदर हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला हुआ है, तो पहले किसको पकड़ेगा डिसऑर्डर, पहले इस वाले को पकड़ेगा। लेकिन कब पकड़ेगा, जब हम यहाँ पर माचिस की तीली लेकर आएंगे तभी। ठीक है, जब हम माचिस की तीली लेकर आएंगे तभी यहाँ पकड़ेगा। अगर हम यहाँ कुछ लकड़ी से करेंगे तो यहाँ पे आग नहीं पकड़ेगी, यहाँ पे हम प्लास्टिक से करेंगे तो भी आग नहीं पकड़ेगी, यहाँ पे हम लोहे से करेंगे तो भी आग नहीं पकड़ेगी। जब हम यहाँ पर फायर वाला एलिमेंट लेकर आएंगे तभी, एक ऐसा स्ट्रेसर लेकर आएंगे तभी क्या होगा, तभी यहाँ पर ये आग लगना स्टार्ट होगी। ठीक इसी प्रकार से आपको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर घेरेगा या नहीं घेरेगा, डिपेंड करेगा किसके ऊपर, 3 कंपोनेंट के ऊपर, जिसको हम पढ़ रहे हैं किसके अंदर, हम पढ़ रहे हैं आपके डायाथीसिस स्ट्रेस मॉडल के अंदर। ठीक है, तो ये थी आपका एक और मॉडल। इसी के साथ साथ हमने जो है काफी सारे मॉडल और देखे हैं। पहला कौन सा देखा हमने यहाँ पर, साइकोडायनेमिक, दूसरा देखा हमने यहाँ पर आपका बिहेवियरल, तीसरा देखा हमने यहाँ पर आपका कॉग्निटिव वाला, चौथा देखा हमने यहाँ पर आपका साइको सोशल वाला। ठीक है, एक और देखा हमने यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल वाला, और अभी हमने यहाँ देख रहे हैं आपका डायाथीसिस स्ट्रेस मॉडल, और एक और देखा हमने कौन सा, सोशियो कल्चरल मॉडल। ठीक है, इतने सारे मॉडल जो है बता रहे हैं किसके बारे में, एक चीज के बारे में कि आपका एब नॉर्मल बिहेवियर के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से चीजें हैं जो आपको यहाँ पर डिसऑर्डर्स की ओर आगे लेकर जाएंगी। एंड उसी आगे को हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास के अंदर, जहां पर हम देखेंगे मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के रूप में कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स हमको इसके अंदर देखने हैं। और उसके बाद ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी ये चैप्टर अंडरस्टैंड करने में, ये चैप्टर आपको यहाँ पर समझने के लिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। ये 3 चीजें हमने कवर कर ली यहाँ पर, इंट्रोडक्शन से लेकर ये तीनों फैक्टर्स तक, यहाँ तक। और अब जो है अगले क्लास में देखने वाले हैं यहाँ पर आपका हम मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स।